सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि बमजिन गलतफहमी की वजह से जेल में फंस गया है। अब हम आगे वीडियो में देखते हैं जूनयान बमजिन को जेल से निकालने के लिए क्या करेगी। दोस्तों, वीडियो में रोमांस सस्पेंस भरा हुआ है, तो वीडियो को आखिर तक देखना मत भूलना। आप बताइए, आपको क्या लगता है कि बमजिन जूनयान शान की कहानी की कौन से मोड़ पर जाएगी। सो वीडियो प्ले करते हैं गाइस। वह सोच रही थी कि वह डरावना नहीं बल्कि ज्यादा बेवकूफ लगता है, लेकिन तभी एक अफसर ने ऐसा सवाल पूछ लिया जिसने उसे चौंका दिया। क्या वो शनिवार की रात बैमजिन के साथ थी? ये सुनते ही उसके अंदर हलचल होने लगी। उन्हें कितना पता है, उन्होंने आखिर पाया क्या है? वह सब कुछ जोड़ने की कोशिश कर रही थी जब अचानक समझ आया कि हाँ, वो घटना शनिवार की ही रात हुई थी। और एक बात उसे बिल्कुल साफ याद थी, बैमजिन वह काम कर ही नहीं सकता था क्योंकि वह पूरी रात उसके साथ था। लेकिन उसने ये बात पुलिस को बताई नहीं। क्यों? क्या वह उनके रिश्ते को छुपाना चाहता था या फिर उस छोड़े हुए घर का राज बचाना चाहता था जहां वे रहते थे? वह सच में कभी कभी बहुत मूर्ख लगता था। वह बोलने ही वाली थी कि अचानक बैमजिन ने ऊंची आवाज में कहना शुरू कर दिया कि पुलिस उसकी बातों पर भरोसा न करे। उसने उससे स्टॉकर कहा, बोला कि वह बहुत तंग आ चुका है और बस घर जाना चाहता है। उसकी आवाज कांप रही थी जब वह ये कह रहा था कि उन्होंने गलत इंसान को पकड़ा है। उसने बार बार कहा कि उसने किसी को चोट नहीं पहुंचाई, वह बस मॉल की गली के पास से गुजरा था, बस इतना ही। एक अफसर ने पूछा कि वह अब तक चुप क्यों था, तो इस पर बैमजिन व्यंग्य में बोला कि वह वहां लड़कियों के साथ गया था और ये उसकी निजी जिंदगी है, पुलिस का हक नहीं कि उसमें दखल दे। पुलिस के पास असली सबूत नहीं है, फिर भी वे उस पर शक कर रहे हैं। ये बिल्कुल गलत और नाइंसाफी है। अफसर उसकी अचानक बदलती बातों को समझने की कोशिश कर रहे थे। उनमें से एक ने जुनयूंग की तरफ देखा। उसने शांत आवाज में कहा कि वो तो बस अपना खोया हुआ वॉलेट पूछने आई थी और उसे किसी भी और पूछताछ में दिलचस्पी नहीं है, लेकिन अगर उसे कुछ और याद आया तो वो खुद बता देगी। मुख्य अफसर ने उसे ध्यान से देखा और कहा कि उसकी खासियत सिर्फ जांच करना नहीं बल्कि राज पकड़ना भी है। अगर उसे कुछ समझ आए तो वह बिना हिचक बताए। जैसे ही वे चले उसे लगा कि वह सही दिशा में है। ये वही लड़की थी जिसका जिक्र हार्डवेयर दुकान वाले ने किया था। अगर वो सच में उस रात बैमजिन के साथ थी तो वह एक अहम गवाह हो सकती थी, और शायद यही वजह थी कि दोनों कुछ भी बोलना नहीं चाहते थे। ये लड़का अपराधी जैसा नहीं लगता था, बल्कि ये देखकर दिल छू जाता था कि वह लड़की की इज्जत बचाने के लिए कितना कुछ कर रहा है। स्कूल में यून्यूंग अकेली बैठी ये सब सोच रही थी। उसने मनी मन उसे कोसा। बैमजिन, वह मूर्ख। वे दोनों मॉल की लिफ्ट तक गए थे, फिर घर लौटकर सैंडविच बनाए थे। लेकिन कौन इस बात पर यकीन करेगा? लोग सोचेंगे कि वह रात में चुपके से एक लड़के के साथ घूम रही थी और एक छोड़े हुए घर में रहती है। अफवाहें फैल जाती, उसकी जिंदगी बदनाम हो जाती। उसे समझ आ गया कि बैमजिन ने इतनी नाटकबाजी इसलिए की थी ताकि उसे चुप रहने का इशारा दे सके। लेकिन सवाल यह था कि अगर अफवाहें फिर भी फैल गई तो क्या होगा? क्या वह संभाल पाएगी? लोग पहले ही उसे पसंद नहीं करते, और अगर ये सब उसके कॉलेज एडमिशन पर असर डाल गया तो? अगर उसकी माँ को पता चल गया तो? और अगर जो घर वे छुपकर इस्तेमाल कर रहे थे वो भी हाथ से चला गया तो वे बेघर हो जाते। अगर असली अपराधी पकड़े जाने में देर हुई तो बैमजिन को इस सब की सजा शायद उसी वजह से मिल जाती। उसी समय सियानगन आया। उसने सामान्य बातचीत की कोशिश की। उसने कहा कि ज्यादा चिंता मत करो, अगर बैमजिन निर्दोष है तो वो जल्द ही रिहा हो जाएगा। उसने कहा कि कभी कभी इंसान गुस्से में कुछ गलत कर सकता है। ये सुनकर जुनयोंग भड़क गई। वो बोला कि उसका मतलब वो नहीं था। फिर उसने धीरे से पूछा कि क्या वह बैमजिन को इसलिए पसंद करती है क्योंकि वो अलग है? उसने कहा कि वह उसे पसंद करता है और चाहता है कि वो उसके सहारे रह सके। जुनयोंग ने उसकी भावना समझी, लेकिन कह दिया कि इस वक्त वो उसकी मदद नहीं कर सकता। उसने फिर भी कहा कि अगर वो थोड़ी सी भी उसके दिल में जगह दे दे तो सब बदल सकता है। लेकिन जुनयोंग ने साफ कहा कि फिलहाल उससे वो जो भी दे रहा है वो काफी नहीं है। फिर सियानगुन ने पूछा कि अगर बैमजिन जेल चला गया तो क्या उनका रिश्ता पहले जैसा रह सकेगा? जुनयोंग ने हल्की मुस्कान के साथ लेकिन मजबूत इरादे से कहा कि वह ऐसा होने ही नहीं देगी। बैमजिन की बेगुनाही साबित करना ही अभी सबसे जरूरी है, चाहे उसके बाद जो भी बदल जाए। दूसरी तरफ बैमजिन जेल में बैठा उसी के बारे में सोच रहा था। उसे पता था कि अफवाहें कितनी खतरनाक होती हैं। वह खुद बदनाम हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर लोग उस लड़के के बारे में गलत बोलने लगे तो वह ये बर्दाश्त नहीं कर सकता था। वो सोच रहा था कि वह यहाँ जितनी देर रहे सह लेगा, पर उसका नाम किसी की गंदी बातों में ना आए। लेकिन अगर वह सच में अटक गया और वो लड़की इस सब में टूट गई तो? तभी अचानक जेल का दरवाजा खुला। असली अपराधी पकड़ा जा चुका था, वह अब आजाद था। बाहर आने पर अफसरों ने कहा कि उसे उन लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहिए जिन्होंने उसके लिए खड़ा रहा। क्योंकि उसके घर वाले नहीं आए, इसलिए सेक्शन चीफ ने उसकी जिम्मेदारी उठाई थी। वह उसे बाहर तक छोड़ने लगे और मजाक में बोले कि वो और जुयंग साथ में अच्छे लगते हैं, बस आगे ऐसी जगहों से बचे। घर लौटकर उसने नहाया और अलमारी से पैसा वाला बैग निकाला। वो सोच रहा था कि वो सब कब खत्म होगा। फिर उसने मेज पर रखा वो छोटा सा हेयर क्लिप देखा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे रिबन के साथ देना चाहिए था या नहीं। क्या वह उसे पसंद आएगा? शायद वह फेंक दे, लेकिन दिल में उम्मीद थी कि शायद इससे उसका गुस्सा थोड़ा कम हो जाए। तभी दरवाजा जोर से खुला। जुआंग अंदर आई। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने बिना कुछ बोले उस पर टोफू का पैकेट फेंक दिया। ये जेल से लौटने पर टोफू लाने की कोरियन परंपरा थी, लेकिन जिस तरह उसने लाकर फेंका उसमें उसका डर, गुस्सा और राहत सब मिला हुआ था। उसने उसे बेवकूफ कहा, बोले कि वो उसका इंतजार करते हुए टूट गई थी, उसे ठीक से पढ़ाई नहीं कर पाई। अगर उसका पहला स्थान चला गया तो ये सब उसकी वजह से होगा। बैमजिन ने उसे सांत्वना दी, कहा कि वे फिर भी पहला स्थान लाएगी। वो बोली कि वह रो नहीं रही है, बस गुस्से में है, लेकिन दोनों जानते थे कि वो डरी हुई थी।
फिर अचानक उसने उसे कसकर गले लगा लिया और फूट फूट कर रो पड़ी। वही उसे कोसती रही लेकिन छोड़ती नहीं। बैमजिन शांत मुस्कान के साथ उसे पकड़े रहा। बाद में उसने पूछा कि उसने पुलिस को क्या कहा था। उसने बताया कि उसने वही सब कहा जो बैमजिन खुद नहीं कह पाया था। उसने कहा कि अगर उसने कुछ नहीं कहा होता तो पुलिस शायद उसे दोषी मान लेती। उसने कहा कि अगर लोग उसके बारे में कुछ गलत बोलेंगे तो उससे नहीं डरती। उसके लिए बस ये मायने रखता था कि बैजन लौट आया है। ये सुनकर बैमजिन भी भर आया। उसने धीरे से पूछा, क्या तुम मुझे पसंद करती हो? उसके गाल लाल हो गए। उसने जवाब में कहा, तुम ही तो मुझे पसंद करते हो, वरना तुमने इतना सब क्यों किया? वह चुप हो गया क्योंकि ये सच था। कभी कभी दिल की वजह दिमाग को समझ नहीं आती। उसने उसके गाल पर हाथ रखा और कहा कि अब उसे जाकर पढ़ाई करनी चाहिए, परीक्षाएं नजदीक हैं। उसने हाँ कहा और मुस्कुराकर बोले कि अगर वह फिर से पहला स्थान ले आई तो वो उसे अपना जवाब देगी। कुछ दिनों बाद परीक्षा में बैठते हुए बैमजिन उसके बारे में सोच रहा था। शायद वे एक ही रास्ते पर नहीं थे, लेकिन अगर वे धीरे धीरे साथ चले तो क्या कोई भविष्य संभव था? जब परीक्षा खत्म हुई वे बाहर मिले। उसने कहा कि उसे भूख लगी है। उसने पूछा कि पेपर कैसा हुआ? उसने कहा कि हो गया, अब उसके बारे में सोचकर क्या फायदा? उसने कहा कि हियांते को हराना कोई मुश्किल काम नहीं। बैमजिन ने हंसते हुए कहा कि ठीक है, फिर तुम आगे चलो ताकि लोग बात न बनाए। उसने कहा कि सैंडविच खानी चाहती हो, लेकिन मैम के वो सामान लेने खुद चला जाएगा। लेकिन जू यांग हंस दी। अकेले क्यों, साथ चलेंगे। तब उसने कहा कि अभी अभी तो वो डिटेंशन से निकला है, कोई बाहर देख ले तो वो अंडे फेंक देगा। वो बोली कि इस महंगाई में कोई अंडे फेंकेगा, कोई इतना अमीर नहीं है। फिर अचानक उसने देखा कि उसके चेहरे पर कुछ और था, कुछ भारी। वो उसे समझाने ही वाली थी, तभी वो मुड़कर जाने लगी। वो बोली कि अगर वो उसका हाथ खुले तौर पर भी नहीं पकड़ सकता तो फिर ऐसा रिश्ता कैसे चलेगा? तभी उसने पीछे से उसका हाथ थाम लिया, फिर शर्म से छोड़ भी दिया। लेकिन जू यांग ने खुद उसका हाथ फिर पकड़ लिया। वो धीरे से बोली, स्ट्रॉबेरी जैम मेरे बिना खत्म मत करना, और लाल होकर चल दी। बैमजिन वहीं खड़ा रह गया, दिल जैसे पिघल गया हो। लेकिन जैसे ही वो घर पहुंचा उसकी चाल थम गई। एक काली कार बाहर खड़ी थी, उसका चाचा आया था। उसने कहा कि उन्हें तुरंत निकलना होगा, अभी सामान लेने का भी समय नहीं, एयरपोर्ट। और बैमजिन समझ गया, सब खत्म। उसने पूछा कि क्या वो सिर्फ एक जगह जाकर आ सकता है, लेकिन उसके चाचा का हाथ खून से भरा था, कोई वक्त नहीं बचा था। और उसका दिमाग सिर्फ एक बात सोच रहा था, जू यांग शायद अभी भी उसका इंतजार कर रही होगी। उसने पूछा कि क्या हम कभी वापस आएंगे? चाचा ने कहा कि अगर जिंदा रहे तो शायद। उस वक्त उसे सामने सियांग दिख गया। वो उसके पास दौड़ा। उसने उसे बस एक बात कहा, उसे कह देना माफ करना, और फिर वो चला गया। उस रात जू यांग इंतजार करती रही। सोचा वो जैम लेने गया होगा, थोड़ा देर से आएगा, वो आएगा और वो उसे डांटेगी और फिर साथ में सैंडविच बनाएंगे। लेकिन रात बीत गई और वो कभी वापस नहीं आया। 10 साल बाद जू यांग अब एक संभल पर थकी हुई और अकेली औरत थी। वो प्लेन की खिड़की से बाहर देख रही थी, लेकिन उसकी यादें अभी भी वहीं अटकी थीं जहां वो रिश्ता अधूरा रह गया था। वो घर पहुंची तो सियांग वहां था। वो उसके लिए खाना और ड्रिंक्स लेकर इंतजार कर रहा था, ये सोचकर कि उसे आराम मिलेगा। लेकिन उसे ये अच्छा नहीं लगा कि वो उसकी गैर मौजूदगी में उसके घर में था। उसने समझाया कि उसे उसकी प्राइवेसी चाहिए। सियांग ने कहा कि उसके पास रहने की कोई जगह नहीं, कोई ऐसा इंसान नहीं जिसे वो सच में अपना कह सके। और फिर वो नर्म पड़ गई। उसने कहा ठीक है, वो उसके साथ एक ड्रिंक ले लेगी। कुछ दिन बाद वो सियांग की माँ के साथ डिनर पर थी। टेबल पर हमेशा की तरह बिजनेस की बातें, रिश्तों के सुझाव, दूसरी लड़कियों के नाम लाना और ये कहना कि अब शादी के बारे में सोचना चाहिए। सियांग को ये सब बर्दाश्त नहीं हुआ। वो अचानक उठ गया और चला गया। उसकी माँ ने कहा कि वो नहीं समझ पाती कि सियांग उसमें इतना क्या देखता है। जो यांग ने शांत स्वर में कहा कि वो सिर्फ दोस्त हैं और वो हमेशा लिमिट समझती है। लेकिन उसकी माँ को उस पर भरोसा नहीं था, वो बस उसकी एम्बिशन पर भरोसा करती थी। फिर उसने पूछा कि क्या वो अभी भी अस्पताल जा रही है, और वहां अस्पताल के कमरे में कोई व्यक्ति लेटा हुआ था जो अभी भी वापस नहीं आया था। अगले ही दिन जू यांग ने क्लिनिक में थी, बाहर पब्लिक अट्रैक्शन की किताब पढ़ी हुई थी और उसकी सोच पता नहीं कहाँ थी। इनमें जुनियोंग को एक मैसेज आता है कि उसे तुरंत बुसान वाले फैक्ट्री साइट पर जाना होगा क्योंकि वहां के लोकल अफसर बहुत प्रॉब्लम कर रहे थे, खासकर हाल ही में हुई एक दुर्घटना के बाद। जुनियोंग ने मना किया कि उसी सुबह उसकी एक बहुत जरूरी मीटिंग है, लेकिन सामने वाला जिद पर था कि वो मीटिंग संभाल लेंगे, फैक्ट्री का काम रुक नहीं सकता। जुनियोंग अंदर ही अंदर खींच उठी। उसे लगा हमेशा ऐसे ही होता है। वो तो अभी अभी 3 दिन की इंटरनेशनल लौटी थी और अब उसे बुसान भेज दिया गया। उसे शक था कि टीम लीडर सैंग ने ये सब योंग के कहने पर किया होगा। कंपनी में कई पावर लाइनें थी, डायरेक्टर साइड से योंगयांग और वाइस प्रेसिडेंट नाहसिक उसके पति की तरफ से। वो भले ही कंपनी में एक साधारण कर्मचारी थी, लेकिन उसकी हांगकांग स्कॉलरशिप खुद योंगयांग के पर्सनल मैनेजमेंट से हुई थी। क्योंकि वो प्रेसिडेंट के बेटे के करीब थी, उसे कंपनी में अलग नजर से देखा जाता था। योंगयांग और नाहसिक दोनों से ऐसे दिखाना चाहते थे जैसे उन्होंने उसे खोजा हो। सियांग की माँ भी इसमें पीछे नहीं थी। कुछ लोग तो ये तक मानने लगे थे कि वो जल्द ही प्रेसिडेंट के घर का हिस्सा बन जाएगी। लेकिन इन सब में किसी ने ये नहीं सोचा कि वो खुद क्या चाहती है। आखिर में जब भी सियांग शादी कर लेगा, सब बदल जाएगा और वो वही करेगा जो उसकी माँ चाहेगी। उसी समय उसकी नजर दूर पहाड़ की तरफ गई। उसे लगा वहां कोई आदमी चल रहा था जो बिल्कुल बॉम्बजिन जैसा लग रहा था। वो दौड़कर वहां पहुंची, दिल धड़क रहा था। लेकिन जब उसने उस आदमी को रोका, वो बॉम्बजिन नहीं था। उसने माफी मांगी कि उसने गलत समझा। वापस लौटते हुए उसका मन भारी हो गया। काफी समय बाद उसे ऐसा सपना आया था जो इतना जिंदा, इतना करीब लग रहा था। सीन बदलता है बुसान साइट पर। जुनियोंग एक रिपोर्ट पढ़ रही थी ध्यान से। उसमें लिखा था कि छत की मरम्मत के दौरान एक मजदूर लगभग 10 मीटर ऊंचाई से गिर गया था और उसकी टांग बुरी तरह घायल हो गई थी।
पास खड़े एक व्यक्ति ने बताया कि जिला दफ्तर के अधिकारी भी यहाँ निरीक्षण के लिए आए थे। जुनियोंग को लगा ये मामला तो खत्म हो चुका था, तो फिर अभी क्यों खुल रहा है। वो कहने लगा कि हाल ही में लगातार सुरक्षा संबंधी घटनाएं हुई हैं, इसलिए सबका ध्यान यहाँ है। जुनियोंग खुद साइट पर गए। उसने अपना परिचय दिया और पूछा कि सब किस लिए इकट्ठा हुए हैं। एक आदमी बोला कि बस दुर्घटना के बाद एरिया चेक कर रहे हैं ताकि दोबारा कोई हादसा ना हो। वेल्डिंग से लेकर सुरक्षा जाल तक सब खराब था। उनकी बातें सुनकर समझ आता था कि लोग परेशान हैं। एक मजदूर हंसते हुए बोला कि वे तो बस अपना काम कर रहे हैं और वो तो बस उनके बीच एक खूबसूरत फूल जैसी है। उसकी बात में मजाक था, लेकिन अंदर परेशानियां साफ थीं। जुनियोंग ने सख्ती से कहा कि बिना सुपरवाइजर के कुछ नहीं होगा। अगर सुरक्षा में समस्या है तो रिपोर्ट करो, तभी कोई समाधान होगा। बुजुर्ग आदमी ने नाक भौं से कोड़ी, जैसे उसे उसकी बातों से चिढ़ हो रही हो। उसे लगा वो बस रुकावट है। उसने बुरा सा ताना दिया कि शायद उसकी मौजूदगी ही मनहूस है। क्या सच में उन्हें लगता था कि उसकी वजह से हादसे होते हैं? अगर समस्या सुरक्षा में थी तो उसे हल करना जरूरी था। उसने पूछा, क्या उन्होंने कभी कंपनी को मिलकर शिकायत दी? अगर देते तो कंपनी अनदेखा नहीं करती। बुजुर्ग आदमी बोला कि अधिकारी सिर्फ वादे करते हैं, कोई सुनता नहीं, और कंपनी वालों को तो लोग दिखाई नहीं देते, सिर्फ कागजात दिखते हैं। जुनियोंग ने खुद को याद दिलाया कि रिपोर्ट तो वही लिखती है। तभी बुजुर्ग ने पूछा कि वो किम कहाँ है। किसी ने उसे ढूंढने भेजा। जुनियोंग सोची कि ये किम है कौन। थोड़ी देर बाद किम आया, वही बेफिक्र सा अंदाज। हल्की सी हंसी में उसने कहा कि अब उसे रेमन बनाना है। सब हंस दिए। जुनियोंग ने उसे देखा और उसका दिल ठहर गया। वो बॉम्बजिन था। उसने सोचा, वो यहाँ क्या कर रहा है। बारिश ने जुनियोंग की शर्ट को थोड़ा पारदर्शी कर दिया था। बुजुर्ग आदमी ने मजाक किया कि शायद बॉम्बजिन उसे पसंद कर बैठा है, लेकिन बॉम्बजिन ने कुछ नहीं कहा। उसने बस अपनी शर्ट उतारी और उसे थमा दी और कहा कि कम से कम कोई उसे छाता तो दे देता। जुनियोंग उसके पीछे अंदर गई। उससे कपड़ों की हल्की सी खुशबू पुराने दिनों की यादों की तरह थी। उसने बॉम्बजिन के शरीर पर एक नया सा निशान देखा जो पहले नहीं था। अंदर बॉम्बजिन ने उसे तौलिया दिया, धीरे से पूछा, तुम यहाँ क्यों आई हो? जुनियोंग के मन में एक सवाल गूंजा, क्या वो सच में मुझे पहचान नहीं रहा? लेकिन शायद इस वक्त ऐसा दिखाना ही ठीक था। उसे याद आया, उसका काम भावनाओं से नहीं, सच्चाई से होता है। बॉन्गजिन ने जवाब दिया कि अगर सच में ये उसका ही काम था तो शायद इसका कोई खास फायदा होने वाला नहीं था, क्योंकि वहां सस्ते और घटिया सामान से काम चल रहा था और मजदूर भी अपनी पूरी ताकत के बावजूद काम संभाल नहीं पा रहे थे। इसी वजह से सुरक्षा के नियम ठीक से पालन नहीं हो रहे थे। जिस मजदूर को चोट लगी थी वो शायद अब कभी ठीक से काम न कर पाए, और ऊपर से उस हादसे की जांच को छुपाने की भी कोशिश हो रही थी। यही असली सच्चाई थी। उसने ये बात कई बार उसके सीनियर से भी कही थी। जुनियांग हैरान रह गई। उसने कभी बॉन्गजिन को इतना बोलते हुए नहीं देखा था। वो उसे देखती है और धीमे से पूछती है कि वो आखिर अभी किससे बात कर रही है। वो सोचती रहती है कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो वो अचानक गायब हो गया था और अब इस हाल में वापस सामने आया। जब उसने उसे फिर से देखा, वो मजदूरों के बीच ऐसे घुला मिला काम कर रहा था जैसे यही उसका जीवन था। धूल और पसीने में लिपटा बॉन्गजिन अब बस एक साधारण मजदूर लग रहा था। पास में एक बूढ़े मजदूर ने फुसफुसाकर कहा कि यही लड़का है जो पहले सबके लिए रामेन बनाया करता था। हवा में एक अजीब सी पहचान और दूरी दोनों मौजूद थी। काम में डूबा हुआ बॉन्गजिन सबको याद दिलाता है कि उन्हें फिर से काम पर लग जाना चाहिए। नींव को जल्दी पूरा करना था, वरना खाई में पानी भर जाएगा। तभी जुनियांग उसके सामने आकर उसे रुकने के लिए कहती है, लेकिन बॉन्गजिन ठंडे और बेरुखे अंदाज में कहता है कि वो रास्ते से हट जाए, ये जगह खतरनाक है, कोई भी गिरकर चोट खा सकता है। जुनियांग वहीं ठिठक जाती है। क्या सच में वो अब उसे पहचानता नहीं था, या वो सिर्फ दिखावा कर रहा था? उसने अपने मन में उनकी मुलाकात के कितने ही पल बनाए थे। सोचा था कि जब वो उसे दोबारा देखेगी तो कैसा महसूस होगा, लेकिन उसने कभी ये नहीं सोचा था कि शायद वो उसे पहचान ही न पाए। क्या वो सच में इतनी बदल गई थी, या फिर उसकी यादों में ही कुछ गड़बड़ थी? खुद को संभालते हुए वो शांति से पूछती है कि उसे रहने के लिए पास में कोई जगह मिल सकती है क्या। वो कुछ दिन वहीं रहना चाहती थी ताकि खुद सब कुछ दिख सके। दूसरे मजदूर खुश हो गए कि कोई लड़की वहां ठहरेगी, लेकिन बॉन्गजिन तुरंत मना कर देता है। वो कहता है कि उसके रहने की जगह उसके लिए सही नहीं है, लेकिन वो शांत रहती है और कहती है कि ये वो खुद तय करेगी। बॉन्गजिन बताता है कि उसका काम अभी 6 घंटे और चलेगा। वो कहती है कि वो ऑफिस में इंतजार कर लेगी। बॉन्गजिन को समझ आ जाता है कि वो उसे मना कर नहीं रोक सकता, तो वो चुप होकर मान जाता है। ऑफिस में बैठकर भी जुनियांग के दिमाग में सिर्फ एक ही बात थी, उससे जुड़ी कोई फाइल, कोई रिकॉर्ड यहाँ नहीं था। अब जब उसे यकीन हो गया कि वो सच में यहाँ है, तो शायद धीरे धीरे सब साफ होने लगेगा। तभी उसका फोन बजता है। सियांग मुन का कॉल था। वो कॉल उठाती है। वो कहता है कि वो कब से उसे कॉल कर रहा था, वो क्यों नहीं उठा रही थी। वो बताती है कि उसका फोन साइलेंट पर था। वो पूछता है कि वो कब वापस आएगी। वो कहती है कि उसे कुछ दिन और रुकना होगा। वो पूछने लगता है कि वो कहाँ ठहरी है। वो थोड़ा झिझकती है, उसने कोई होटल नहीं लिया था। तब सियांग मुन कहता है कि वो उसके लिए होटल बुक कर देता है, लेकिन वो मना कर देती है। वो कहती है कि वो खुद संभाल लेगी। तभी बॉन्गजिन वापस आता है और पूछता है कि क्या वो सच में उसके साथ चलने वाली है। वो बिना हिचके हाँ कह देती है। वो कॉल जल्दी खत्म कर देती है और उसकी ओर बढ़ जाती है। कार में बैठकर जुनियांग उसे देखते हुए महसूस करती है कि उसे इस तरह फिर से उसके बगल में बैठना अजीब सा सुकून दे रहा था। उसके बाल उसके चेहरे पर गिर रहे थे और ऐसा लगता था जैसे उसे रास्ता दिख भी रहा है कि या नहीं। वो हंसकर पूछती है कि वो ऐसे कैसे चला रहा है,
बोंगजिन शांत स्वर में कहता है कि वो तो आंख बंद करके भी चला सकता है। वो उससे पूछती है कि वो यहाँ कब से काम कर रहा है। वो कहता है कि करीब 1 महीने से। वो पूछती है कि इससे पहले क्या कर रहा था। वो कहता है कि इसका कंपनी से कोई संबंध नहीं। धीरे धीरे वो दोनों बोंगजिन की रहने वाली जगह पहुंचते हैं। एक बुजुर्ग औरत दरवाजा खोलती है और आश्चर्य से जुनयांग को देखती है। वो कहती है कि ये जगह लड़कियों के रहने लायक नहीं है, लेकिन जुनयांग मुस्कुराकर कहती है कि वो कहीं भी रह सकती है। सच ये था कि उसे ये जगह पसंद नहीं थी और ना ही उसने कभी ऐसी जगह रहने की सोची थी, लेकिन वो यहाँ सिर्फ एक वजह से थी। वो उसे फिर से खोना नहीं चाहती थी। अगर वो फिर गायब हो गया तो उसे फिर कभी जवाब नहीं मिलते और वो वही गलती दोबारा नहीं दोहराना चाहती थी। आखिरकार बोंगजिन मान जाता है कि वो एक रात यहाँ रह सकती है। बाद में जब वो बाहर आती है वो देखती है कि बोंगजिन नहा चुका है। वो साफ सुथरा है, शांत है, वही है, और उसकी काली टी शर्ट फिर वही। जाने उसके पास कितनी होंगी। वे साथ बैठकर खाना खाते हैं। वो कहती है कि वो यहाँ इसलिए रुकी है क्योंकि वो यहाँ है। बोंगजिन ये बात पूरी तरह समझ नहीं पाता, लेकिन किसी बुजुर्ग महिला की मुस्कुराती नजरें जैसे सब समझ रही थी। वो सोचती रही कि कोई ऐसा इंसान जो उसे मुश्किल से जानता भी था, उसके बारे में ऐसे क्यों बात कर रहा था। फिर भी जब उसने उसे घर छोड़ने की पेशकश की तो उसने मना नहीं किया। कार में बैठकर वो चुपचाप बाहर देखने लगी। उसके मन में एक सवाल बार बार घूम रहा था। क्या वो सिर्फ दिखावा कर रहा है कि उसे कुछ याद नहीं? क्या वो सिर्फ ऐसा अभिनय कर रहा है कि उसकी याददाश्त चली गई है? वो उसे ध्यान से देख रही थी, जैसे उसके चेहरे पर कोई जवाब लिखा हो। माहौल थोड़ा भारी हो गया था, तो उसने माहौल हल्का करने के लिए पूछा कि क्या वे दोनों साथ में शॉपिंग करने जा रहे हैं। बोंगजिन ने बस इतना कहा कि वो पहले फार्मेसी रुकेगा और वो अपनी शॉपिंग के बाद वहां आ जाए। उसने मुस्कुराते हुए सोचा कि शायद उसने कभी किसी लड़की के साथ शॉपिंग की ही नहीं। उसे समझ नहीं कि शॉपिंग जल्दी खत्म नहीं होती। उसने पूछा कि वो क्या लेने वाली है, सच में दिलचस्पी से। बाद में जब वो शॉप में थी, उसकी सोच वापस पुराने दिनों में चली गई। बचपन में जब उसकी माँ अस्पताल में थी तो हॉन्किंग फाउंडेशन ने उनकी बहुत मदद की थी। उस वक्त पैसे की कमी थी, इसलिए वो हमेशा सस्ते कपड़े लेती थी। उसके पास जो महंगे कपड़े थे वो सब उसे नाज यांग वुन ने दिए थे, कभी ग्रेजुएशन के नाम पर, कभी कुछ और बहाने से। लेकिन उसने वो कपड़े कभी इस्तेमाल नहीं किए। वो बस अलमारी में पड़े रहे थे, जैसे उन कपड़ों का वजन उसे छोटा महसूस कराता हो। इसलिए आज जब उसने 2 कपड़े खरीदे अपने मेहनत के पैसों से, उसे खुद पर थोड़ा गर्व हुआ। बाहर निकली तो देखा बोंगजिन फोन पर मुस्कुराते हुए बात कर रहा था। वो ठिठक गई। क्या वो किसी खास से बात कर रहा था? उसके दिल में अचानक एक बेचैनी आ गई। उसने सोचा बस यही कमी रह गई थी कि उसकी कोई गर्लफ्रेंड भी हो। उसी सोच में वो सड़क पार कर रही थी कि अचानक एक बाइक उसकी तरफ तेजी से आई और वो गिर पड़ी। बाइक वाला घबरा गया और बोला कि ऐसे सड़क पर कूदना खतरनाक होता है। इससे पहले कि वो कुछ कह पाती, बोंगजिन दौड़कर आया और उसे कसकर पकड़ लिया। उसकी आंखों में घबराहट साफ दिख रही थी। उसने धीरे से कहा कि वो ठीक है, बस हल्की सी चोट लगी है। बाइक वाला अब भी डरा हुआ था, लेकिन बोंगजिन की ठंडी कड़क निगाह से वो आदमी डरकर तुरंत वहां से चला गया। बोंगजिन ने उसे उठाया और एक बेंच पर बैठाया। उसने उसकी चोट ध्यान से देखी। वो अपनी फटी हुई ड्रेस को देखकर बोली कि ये पैच तो ग्रैंडमा ने दिया था, अब खराब हो गया। उसने उसे देखकर चौंक कर कहा कि अभी ये सोचने की चीज है, उसे अस्पताल जाना चाहिए, अभी दर्द कम है, बाद में बढ़ सकता है। तभी उसने उसकी आंखों में देखते हुए बहुत धीमे लेकिन साफ स्वर में कहा कि उसे नहीं लगता कि उसने उसे सच में भुला दिया है। उसके औपचारिक बर्ताव ने उसे कुछ समय के लिए भ्रमित किया था, लेकिन अब उसे समझ आ गया था। वो हमेशा चाहती थी कि वे दोबारा मिले। उसने पूछा इन सालों में वो कैसा था, लेकिन बोंगजिन ने कुछ नहीं कहा। वो बस उठकर बोला कि वो पट्टियां लेने जा रहा है और उसे यहीं रुकना होगा। वो उसे जाते हुए देखती रही। उसके मन में बस एक बात थी कि वो उसे सच में फिर देख रही है। उसे अब एहसास हुआ कि वो बोंगजिन उसके लिए इतना खास क्यों था, क्योंकि वो उसका पहला प्यार था। उससे जुड़े हर पल की कीमत थी। अगर वो अचानक गायब ना हुआ होता तो शायद उनकी कहानी कुछ और होती। बाद में जब वो उसकी चोट पर पट्टी कर रहा था, उसने उसके हेयर स्टाइल पर मजाक किया कि ये उस पर अच्छा नहीं लग रहा। उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस उसकी ड्रेस का फटा हुआ हिस्सा हल्का सा खींचकर चिढ़ाया। वो हंस पड़ी। वो आज भी वैसा ही था, थोड़ा सख्त लेकिन अंदर से नरम। उसने कहा कि अगर वो निशान नहीं चाहती तो उसे चोट का ध्यान रखना होगा। उसने मुस्कुराकर पूछा क्या उसे सच में इस निशान की चिंता है। शॉपिंग खत्म होने पर वो चलने लगा, लेकिन उसे एक चीज और खरीदनी थी। जब उसने पूछा क्या, तो उसने बहुत शांत स्वर में कहा अंडरवेयर। माहौल एकदम शांत हो गया। थोड़ी देर बाद वो उसके बगल में चल रही थी, उसका हाथ पकड़े हुए। उसने पूछा कि लोग उसे अब किम क्यों बुलाते हैं। उसने कहा कि बस हो गया। उसने महसूस किया कि वो इसे समझाने वाला नहीं है। फिर उसने पूछा कि अगर उसका नाम किम है तो उसे क्या बुलाना चाहिए। वो उसका हाथ छोड़कर आगे बढ़ गया और बोला कि उसे कुछ भी बुलाने की जरूरत नहीं है, उनके बीच कुछ भी खास नहीं है। ये सुनकर ऐसा लगा जैसे उसके दिल पर भारी पत्थर गिर गया हो। क्या वो सिर्फ अकेली थी जो इस मुलाकात को दिल से महसूस कर रही थी? उसे याद आया कि जब वो गायब हुआ था तो उसने कितनी जगह खोजी थी। वो पुलिस स्टेशन तक बार बार जाकर पूछते थे। उसे अब यह सब कहने की हिम्मत करनी थी। उसने कहा कि अगर इस बार वो बिना बताए चला गया तो वो उसे कभी माफ नहीं करेगी। ये कहते ही उसके मन को थोड़ा सुकून मिला। अगली सुबह वो जल्दी उठ गई। उसे डर था कि अगर वो आंखें बंद कर लेगी तो बोंगजिन फिर गायब हो जाएगा। उसने सोचा कि शायद उसने कल ज्यादा बोल दिया था, लेकिन सच बोलना गलत नहीं होता। वो नहाकर बाहर आई। ओल्ड लेडी ने पूछा कि उसकी टांग ठीक है। उसने हाँ कहा, मगर कहा कि उसे उस पैच का दुख है। बूढ़ी महिला ने उसे दिलासा दिया कि इससे फर्क नहीं पड़ता, खाना बस थोड़ी देर में तैयार हो जाएगा। सुबह बोंगजिन छत पर खड़ा था, जैसे किसी सोच में खोया हुआ। हवा, आसमान,
सुबह की शांति उसे उस पिकनिक के दिन की याद दिला रही थी जब वो युनयांग के साथ था। उसने कभी नहीं सोचा था कि वे किसी दिन इस तरह मिलेंगे। वो आज भी वैसी ही थी, निडर, शांत और अपनी बात में सच्ची। और वो भी वही था जो हमेशा था। यही जगह थी जहां उस दिन वो लड़का सू गिरा था। असल में यन मैनसू ने बयाम जिन के अंकल की कंपनी से लोन लिया था। सीधे शब्दों में कहे तो इसी बकारा कर्ज की वजह से बयाम जिन यहाँ आया था ताकि यंग मैनसू से पैसे वापस ले सके। लेकिन अब यंग मैनसू अस्पताल में था। उस पर जो कर्ज था वो बहुत बड़ा था, लगभग 117 मिलियन। उसने ये लोन अपनी पत्नी की बीमारी के कारण लिया था, लेकिन फिर जब उसे अपनी पत्नी की बीमारी का पता चला तो उसने किस्तें चुकाना शुरू कर दिया था। फिर वो हादसा हो गया। उस हादसे के बाद से वो कर्ज चुकाने में सक्षम नहीं रहा। कंपनी ने एक नया रिकवरी प्लान बनाया जिसमें कंपनी खुद को लाभ में रख सके। क्योंकि हादसा काम के दौरान हुआ था, इसलिए मुआवजे की बात उठी। जंग मैनसू का कहना था कि उसे लगा था जैसे किसी ने उसे धक्का दिया हो। बयाम जिन चुपचाप सब देखता रहा। उसे समझ आ गया था कि ये पूरा मामला इस बात पर टिका है कि ये हादसा काम के दौरान हुआ या नहीं। अगर ये काम से जुड़ा हादसा साबित नहीं हुआ तो कंपनी मुआवजा बंद कर देगी और इसके बाद यंग मैनसू कभी कर्ज नहीं चुका पाएगा। उसकी पत्नी भी इसे कर रही थी। इसी कारण बयाम जिन खुद जांच करने साइट पर आया था। उसे देखना था कि काम करने वालों के बीच कोई झगड़ा या तनाव था या नहीं। उसे उम्मीद नहीं थी कि इस मामले की जांच के लिए ज्वांग खुद भेजी जाएगी। तभी एक बुजुर्ग आदमी आया और पूछा कि उसने उसकी कल रात की कॉल का जवाब क्यों नहीं दिया। शायद वो जल्दी सो गया होगा। तब बयाम जिन को याद आया कि उसका फोन तो उसी दिन सड़क पर गिर गया था। उसने सहजता से कहा कि शायद फोन खो गया है। बूढ़े आदमी ने फिर कहा कि वो बस उसे साथ में ड्रिंक पीने बुलाने वाला था। फिर उसने मजाकिया अंदाज में पूछा कि वो क्यूट वाली लड़की कहाँ है। बयाम जिन पहले थोड़ा उलझा। तब उस आदमी ने कहा कि वो लड़की जो इतने कॉन्फिडेंस से काम करती है जैसे कोई एक्ट्रेस हो। बयाम जिन हल्का सा मुस्कुराया और बोला कि हाँ, वो जानी पहचानी सी लगती है पर वो उसे असल में जानता नहीं है। बूढ़ा बोला कि खूबसूरती खुद एक बहादुरी होती है। उसने बताया कि कैसे कठिन समय में उसने अपनी पत्नी को फूल लाकर दिए थे और उससे उसकी मुस्कान लौट आई थी। बयामजन समझ गया कि वो क्या कह रहा है। जब उसने पूछा कि क्या वो उसे भी ऐसा करने की सलाह दे रहा है तो बयामजन ने मजाक में कहा कि क्या उसे नई सुपरवाइजर से दिक्कत नहीं है। बूढ़ा हंसकर बोला कि पिछले सुपरवाइजर से थी क्योंकि वो काम का नहीं था, पर ये नई लड़की अलग है, वो काबिल है और सभी के लिए फायदेमंद होगी। उसने जोर देकर कहा कि वो सच में क्यूट है। बयामजन ने विनम्रता से कहा कि उसे इस नाम से मत बुलाएं। बूढ़ा हंसता हुआ आगे चल दिया। उधर जुयांग रिपोर्ट चेक कर रही थी। उसने नोट किया कि रिपेयर की रिक्वेस्ट की गई थी लेकिन उसे नजरअंदाज कर दिया गया था। वो उस आदमी से मिलने की सोच रही थी जो पिछली रात आया था। मजदूरों को थोड़ा आराम मिलने लगा था। पेपर व्यवस्थित करते हुए उसने पूछा कि क्या साइट पर किसी का रिज्यूमे मिसिंग है। उसे लगा डॉक्यूमेंट में कुछ गड़बड़ है, लेकिन दूसरी लड़की ने कहा कि सब डॉक्यूमेंट पूरे थे। फिर भी जुयांग को लगा कि कुछ छुपाया जा रहा था। उसे लगा शायद बमजिन किसी से बच रहा है। अगर वो अपने पिता के बारे में ना जानती होती तो शायद वो सोच लेती कि वो किसी गैंग से जुड़ा है या पुलिस से छिप रहा है। वो खुद साइट देखने गई। चलते हुए उसकी चोट वाली टांग अभी भी दुख रही थी। उसने सोचा कि उसे उस बाइक वाले से कम पट्टी के पैसे तो ले ही लेने चाहिए थे। रात लगभग 9 बजे मैनसू गिरा था। वो नाइट शिफ्ट में था। उस दिन हल्की बारिश हुई थी और सीढ़ियां फिसलन भरी थी। उस पर भारी सामान उठाना खतरनाक था। उसे लगा कि यंग मैनसू से सीधे बात करना बेहतर होगा। अचानक पीछे से बयामजिन आया तो वो चौंक गई। उसने पूछा कि वो इतनी चुपचाप कैसे आया। उसने पूछा कि वो यहाँ क्यों है। उसने कहा कि जब वो साथ आए थे तो साथ में वापस जाना भी ठीक लगेगा। ऊपर से उसकी टांग भी दुख रही थी और उसे रास्ता भी नहीं मालूम था। वो हंसकर बोला कि अगर वो 4 मंजिल चढ़ सकती है तो घर भी जा सकती है। उसने हिचकिचाते हुए पूछा कि क्या वो कुछ खतरनाक काम के लिए यहाँ है। वो मुस्कुराकर बोला कि किस तरह का खतरा। वो ठीक से बता नहीं पाई, बस एक एहसास था। उसने कहा कि इस साइट पर हादसे होते हैं, लोग गिरते हैं, ये सच है। वो इससे इनकार नहीं करेगा। उसने पूछा कि क्या वो ओल्ड मैन योनबैच के करीब है। आखिर उसी ने तो उसे यहाँ बुलाया था। उसने पूछा कि क्या वो यंग मैनसू से मिला है। बयामजिन ने घुरकर पूछा कि क्या वो साबित करना चाहती है कि वो हादसा नहीं था। वो बोली शायद कंपनी ऐसा ही चाहती होगी ताकि उन्हें खर्च और जिम्मेदारी न उठानी पड़े। लेकिन उसने सोचा क्या ये बात बयामजिन के लिए मायने रखती भी है। उसके पहले बोले शब्दों से लगा था कि वो परवाह करता है। बयामजिन भी कहा कि जब बात जिंदगी की हो तो हर बात मायने रखती है। अगला गिरने वाला शायद वही हो सकता है। उसने पूछा कि वो यहाँ कब से काम कर रहा है। वो बिल्कुल नया लगता है। उसने सोचा कि वो पहले क्या करता था और उसने यहाँ काम क्यों चुना। बात पूरी होने से पहले ही बयामजिन उसके पास झुकाया जैसे शायद वो उसे चूमने वाला हो, लेकिन उसने उसके कान के पास बहुत धीरे से कहा कि उसे पता है कि वो बहुत जिज्ञासु है और ऐसा मिलना वाकई दिल को हिला देता है। वो मुड़ा और जाने लगा। जुयांग ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसने धीरे से कहा कि वो समझना चाहती है कि वो कहाँ था और क्यों अचानक गायब हो गया था। वो लड़खड़ाकर उस पर गिर पड़ी। बयामजिन ने महसूस किया कि उसका शरीर असामान्य रूप से गर्म था। उसने पूछा क्या उसे बुखार है। वो बोली कि वो बारिश में भीग गई थी, बाइक से टकराते टकराते बची, रात भर सोई नहीं थी और उसकी सोचें लगातार उसी की ओर भाग रही थीं। उसके शब्द और उसके काम एक जैसे नहीं थे और ये बात उसे परेशान कर रही थी। वो नहीं जान पा रही थी कि उसके वादों पर विश्वास करे या उसकी चुप्पी पर। उसने कहा था कि वो सिर्फ जिज्ञासु था, वो उसकी जिंदगी में दखल नहीं देना चाहता था, लेकिन उसके लिए ये बात इतनी आसान नहीं थी। वो बस जानना चाहती थी कि वो कहाँ था, कैसे जी रहा था, क्योंकि वो कभी उसे पसंद करती थी। वो भावना अभी भी उसके भीतर शांत होकर बैठी हुई थी और अब उसने पूरी सच्चाई सुनने की हिम्मत जुटाई थी।
बयामजिन ने उसका हाथ छोड़ दिया, लेकिन जुएंग ने फिर उसका हाथ थाम लिया, इस बार और जोर से। उसने कहा कि अगर वो वाकई अतीत में लौटना चाहता है तो वो दोनों साथ में लौट सकते हैं, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। तभी उसका फोन बजा। उसने स्क्रीन पर देखा सियांग का नाम और उसने महसूस किया कि बयामजिन ने भी देख लिया। वो जल्दी से समझाने लगी कि वो सिर्फ एक ही कंपनी में काम करते थे और उसकी माँ की फाउंडेशन की वजह से वो पढ़ाई पूरी कर पाई थी। बहुत कुछ बदल चुका था जब से बयामजिन गायब हुआ था, लेकिन बयामजिन ने उसे बीच में ही रोक दिया। उसने कहा कि समझाने की जरूरत नहीं, उसे फर्क नहीं पड़ता। उसने बोला कि कॉल अटेंड करो और नीचे आ जाना, मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा। ऐसा लगा जैसे एक दरवाजा जो अभी अभी खुला था अचानक बंद हो गया। उसने सोचा, सियांग तुम सच में कुछ नहीं समझते, और उसने कॉल उठा लिया। सियांग ने पूछा कि क्या वो उसका काम खत्म हो गया है। उसने कहा कि टीम लीडर जा चुका है और अब उसे ही सब संभालना होगा। उसने मदद की पेशकश भी की, लेकिन जेन्यांग ने अपनी आवाज सीधी और शांत रखी। उसने कहा कि ये सही समय नहीं है और फिर भी वो उसकी टीम का हिस्सा नहीं है। अगर वो बीच में आया तो चीजें और खराब हो जाएंगी। वो नहीं चाहती थी कि वो शामिल हो, खासकर उस शादी की तैयारियों में जो उसकी और मेनलबो की थी। कभी कभी सियांग बयामजिन का नाम भी ले आता था, वो नाम जिसे जेन्यांग ने उसके सामने कभी नहीं लिया था। सियांग कहता था कि अफसोस है कि बयामजिन उस दिन अचानक गायब हो गया था। वो सोचता था कि बयामजिन अब कहाँ होगा, क्या कर रहा होगा, लेकिन जेन्यांग को हमेशा पता था कि वो उसकी बातों के पीछे का मतलब समझ रहा था। उसने उसे उस वक्त देखा था, उस पल में जब जेन्यांग बयामजिन को ऐसे ढूंढ रही थी जैसे कोई सांस के लिए तड़पता है। अब इस समय में जेन्यांग धीरे से खड़ी हुई और वो वहीं था। बयामजिन कहीं नहीं गया था, वो अब भी वहीं खड़ा था। उसने एक बार उससे पूछा था कि क्या उसे सच में अपनी जिंदगी में किसी की जरूरत है। अगर हाँ, तो क्या वो उसे उस जगह रहने देगी। उसने उस सवाल का जवाब अब भी नहीं दिया। उसने बस कहा, मुझे घर छोड़ दो। उसकी आवाज कांप रही थी। उसने कहा कि उसे चक्कर आ रही और वो उसके बाहों में गिर पड़ी। दूसरी ओर सियांग की माँ फोन पर चिल्ला रही थी। माहौल खराब था। प्रेसिडेंट हान को हटाने की तैयारी चल रही थी और इन सब के लोग उस जगह को लेने वाले थे। अगर उसे पहले पता होता तो वो इस हालात से बच सकती थी। उसका पति भले ही वाइस प्रेसिडेंट हो, पर अभी उसकी हालत भी हताश दिख रही थी। अगर समय गलत गया तो उनका सब कुछ खत्म हो सकता था। उन्हें शेयर बढ़ाने थे, वो भी बिना इन सब को पता चले। उसने मैनेजर किन से पूछा कि क्या मैंगजी एलबीओ ने जवाब दिया। क्या वो अब भी कंफ्यूज्ड है कि डायरेक्टर की सीट पर सियांग रहेगा या नहीं। मैनेजर ने कहा कि सियांग ने अच्छा इंप्रेशन छोड़ा है, लेकिन उसकी माँ अभी भी संतुष्ट नहीं थी। वो सोच रही थी कि शायद सारा को थोड़ा और इस्तेमाल करना पड़े। अगर सारा के पिता को पता चले कि उसे सियांग पसंद है तो फैसला उनके पक्ष में हो सकता है। रात काफी हो चुकी थी तभी सियांग घर में दाखिल हुआ। उसकी माँ ने पूछा कि क्या वो शराब भी कर आया है। बहुत समय बाद वो इस हालत में दिखा था। क्या कंपनी में कोई समस्या है। सियांग कुछ नहीं बोला, बस पानी लेकर पी गया। उसकी माँ ने माहौल हल्का करने की कोशिश की। उसने कहा कि सारा उसे पसंद करती है और उसे एक बार उसे बाहर ले जाना चाहिए। उसने याद दिलाया कि उसे जो फायदे मिलते हैं वो यूं ही नहीं आते, सबके साथ जिम्मेदारियां भी होती हैं। लेकिन तभी सियांग ने पानी गजक दीवार पर दे मारा। सब कुछ टूट गया। उसका गुस्सा फट पड़ा। उसने कहा कि वो बाहर जा रहा है। किम ने कहा कि वो संभाल लेगा, लेकिन सियांग ने मना कर दिया, वो खुद करेगा, और चला गया। उसकी माँ गुस्से में पूछी, वो लड़की कहाँ है। मैनेजर ने पूछा, क्या आप असिस्टेंट मैनेजर जंगयांग की बात कर रही हैं। उसने कहा कि उसके बारे में सब पता लगाओ। उसे पता था कि सियांग उस लड़की पर जान डालता है, लेकिन अगर जंगयांग बस दोस्त की तरह रहती तो सब ठीक था। पर जंगयांग खुद ही खतरा थी। अगर उसने हद पार की तो सियांग की माँ उसे बिना सोचे काट देगी। उसने इससे भी बदतर हालात संभाले थे। सबसे बड़ा डर तो ये था कि अगर सियांग ने शादी से इनकार कर दिया तो सब खत्म। एक याद सामने आई। गर्मी का दिन था और बयामजिन कोरे काले कपड़ों में था। जेन्यांग ने पूछा कि क्या उसे गर्मी नहीं लग रही। उसने कहा कि अगर उसे खाना नहीं चाहिए तो वो उसे दे दे, लेकिन बयामजिन ने कहा कि वो अपना खुद ले। वो एक ही प्लेट से पहले कितना कुछ खा चुके थे। उसने मजाक में कहा, बस एक बाइट ही सही, लेकिन बयामजिन ने वो बाइट खुद ही खा ली। उसने उसे बदतमीज बोला। फिर वो दूध पीने चला गया। उसने पूछा कि क्या उसे एक और सैंडविच चाहिए। उसने मुस्कुराकर कहा, हाँ, इस बार सिर्फ स्ट्रॉबेरी जैम वाला। वो पल बहुत शांत था। यही घर था, यही उसका व्यक्ति था। अगर जिंदगी ऐसी ही रह जाती तो उसे और कुछ नहीं चाहिए था। उसने आंखें खोली और खुद को अस्पताल में पाया। उसके पास एक कुर्सी पर बयामजिन सो रहा था। वो आज भी वहीं था। उसने कभी उसे अकेला नहीं छोड़ा था। उसने ये सपने को कई बार देखा था, लेकिन इस बार उसका चेहरा थोड़ा धुंधला था और ये उसे डरा गया। उस दिन की एक भी फोटो नहीं थी, जैसे उस याद में भी कोई छेद हो। उसने चुपके से फोन उठाया और सेल्फी लेने लगी, लेकिन तभी बयामजिन की आंखें खुल गई। उसने पूछा, क्या कर रही हो। उसने कहा, कुछ नहीं, बस अस्पताल में होने का सबूत। लेकिन अंदर कहीं उसे लगा कि शायद उसे सच्चाई का अंदाजा हो गया है। उसने पूछा कि वो यहाँ कैसे आई। उसने कहा, कार से, लेकिन उसे याद था कि वो तीसरी मंजिल पर बेहोश हुई थी। क्या वो उसे इतनी दूर उठा कर लाया था। उसने मजाक में कहा, मैंने तुम्हें तीसरी मंजिल से फेंक दिया था। वो हंसी बोली, अच्छा वो तीसरी थी, चौथी होती तो और बुरा। रात का 1 बज चुका था। उसकी बुखार अब भी नहीं उतरी थी। उसे वहीं रुकना था। उसने कहा कि उसे घर जाना चाहिए क्योंकि सुबह उसे काम है, लेकिन वो जानती थी वो जाएगा नहीं। उसने सिर्फ कहा,
सो जाओ चुपचाप। फिर उसने पूछा कि जंग मंसूबी इसी अस्पताल में है। उसने पूछा कि वो ऐसा क्यों सोच रही है। उसने कहा कि दोनों एक ही समय पर बेहोश मिले हैं तो शायद। फिर उसने पूछा कि डेप्यूटी के बारे में कुछ पता है, अगर वो जानता हो तो उसे बता दे, वो सब खत्म करना चाहती थी। उसने मजाक में कहा, क्या तुम इतनी मेहनत के बदले बोनस पाती हो? वो हल्का सा मुस्कुराई, हाँ बहुत बड़ा इनाम मिलता है। उसने पूछा कि क्या काम तुम्हारे अपने शरीर से ज्यादा जरूरी है? वो चुप रह गए। उसे पता नहीं था कि किसे पहले रखना है, अपनी माँ या अपने खुद को। उसकी माँ भले ही उसके साथ जैसा भी व्यवहार करती थी, फिर भी उसे खोने का डर उसे खत्म कर देता था। उसने सोचा, दुनिया में कोई नहीं जानता कि वो कैसे पैदा हुई, कैसे जी रही है, उसकी जिंदगी कैसी है। उसकी जिंदगी दलदल जैसी थी, अंधेरी, शांत, भूली हुई। अगर वो गायब भी हो जाए तो दुनिया में कुछ भी नहीं बदलेगा, लेकिन उसकी माँ का सांस लेते रहना शायद उसके अपने जीने का तरीका था। उसकी आंखों में आंसू भर आए। वह वहीं लेटी थी और जाने कैसे आज वो सब बातें बोल रही थी जो उसने कभी जोर से नहीं कही थी। और अब आखिर किसी ने उसे सुना था, किसी के सामने वह अपनी माँ के बारे में बात कर पा रही थी। ये सोच ही उसे एक अजीब सी राहत दे रही थी। बियोमजिन ने चुपचाप उसके ऊपर कंबल ठीक कर दिया। उसने धीरे से पूछा कि वह जा तो नहीं? उसने कहा नहीं, वो कहीं नहीं जा रहा, बस वह अपनी आंखें बंद करे और आराम करे, वो भी यहीं उसके पास आराम करेगा। यांग की आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी। उसके दिल के अंदर कुछ फुसफुस आ रहा था, कुछ जो वह बोल नहीं सकती थी। ये नरमी, ये ख्याल, ये वही बियोमजिन जैसा था जो उसके लिए एक समय सब कुछ था। वो नहीं चाहती थी कि वह फिर दूर चला जाए। अगर वह इस बार उसे जाने देती और फिर कभी ना मिलता तो ये पछतावा हमेशा उसके साथ रहता। इसी सोच में ही वह सो गई। कुछ देर बाद बियोमजिन ने धीरे से उसका फोन उठाया और उसकी उंगली से उसे अनलॉक कर लिया। उसने उसकी गैलरी देखी, उसमें उसकी तस्वीरें थीं और उसे लगा कि वह कितनी छोटी और मासूम लग रही है। फिर उसने चुपचाप अपनी खुद की तस्वीर डिलीट कर दी। इसके बाद उसने उसके फोन से एक नंबर मिलाया। उधर वाले ने पूछा कौन है। बियोमजिन ने शांत आवाज में कहा कि बोलने से पहले सोच लें। जैसे ही दूसरी तरफ वाले ने उसकी आवाज पहचानी, उनकी आवाज में राहत और खुशी थी। उन्होंने पूछा कि वह ठीक है या नहीं और कहाँ है। उसने कहा कि उसके फोन का लोकेशन ट्रैक कर लें। उधर वाले ने कहा कि फोन पुलिस स्टेशन में मिला था। ये पहली बार था कि ऐसा हुआ था। बियोमजिन ने कहा कि वह अस्पताल में है और वहां आ जाए। सामने वाले ने कहा कि उन्हें देर इसलिए हुई क्योंकि उनके चेयरमैन, जो बियोमजिन के चाचा हैं, उन्हें सैंग बिल्डिंग भेज दिया था। बियोमजिन ने बस कहा, फोन जल्दी ले आओ। जब उनसे पूछा गया कि वह घायल तो नहीं, तो उसने बस इतना कहा, नहीं, मैं यहाँ किसी और के लिए आया हूँ। कॉल खत्म होने पर उसने देखा कि युंग की कॉल हिस्ट्री में सियांग का नंबर भी था। उसने वह कॉल लॉग भी डिलीट कर दिया और फोन वापस रख दिया। कुछ देर बाद सामू दौड़ता हुआ आया और बियोमजिन को गले लगा लिया। बियोमजिन ने पूछा क्या कर रहा है। सामू ने कहा वो बस बहुत खुश हो गया था। उसने फोन लौटा दिया। बियोमजिन ने मजाक में कहा सिर्फ एक दिन फोन गायब हुआ और ये सीधा यहाँ पहुंच गया। सामू ने कहा कि वह घबरा गया था क्योंकि बियोमजिन पहले कभी ऐसे गायब नहीं हुआ था। उसका फोन किसी और को मिला और पुलिस स्टेशन पहुंचा। फिर सामू ने पूछा कि इमरजेंसी रूम में कौन है। बियोमजिन ने बात बदल दी और सैंगबॉर्न बिल्डिंग के बारे में पूछा। सामू ने कहा अभी फैसला नहीं हुआ है, शायद नीलामी में जाएगा या जैसे चल रहा है वैसे रहेगा। चेयरमैन ने सिर्फ उसे मिलने को कहा था क्योंकि वो कुछ समय से सोल से दूर था। बियोमजिन ने सांस लेते हुए कहा कि उन्हें लगता होगा कि वह छुट्टियां मना रहा हूं। सामू ने बताया चेयरमैन को खासकर उस चाकू वाले हादसे के बाद उसकी बहुत चिंता रहती है। बियोमजिन ने कहा अब वो निकल रहा है, अगर चेयरमैन मिलने आए तो रोक देना। सामू ने कहा कि वह तो हमेशा बियोमजिन की बात पहले मानता है, पर जब बात बियोमजिन की सुरक्षा की हो तब वह पूरी तरह से चेयरमैन की तरफ है। वह सिर्फ ये दिखावा करेगा कि ये उसके लिए छुट्टी जैसा है क्योंकि उसे सच में बियोमजिन पसंद है। बियोमजिन ने उसे घर जाने को कहा। अगर दादी पूछें कौन है तो कह देना कि वह उसका कजिन है और कुछ दिन यही रहेगा। सामू ने कहा कि वो दखल नहीं देगा। बियोमजिन ने साफ कहा कि अगर उसने ऐसा किया तो वह उसे सीधा वापस सोल भेज देगा। अगले दिन जब यंग घर लौटी, सामू पहले से वहां था। दादी ने कहा कि वह कह रहा है कि वह बियोमजिन का कजिन है और कुछ दिन यहीं रहेगा। यंग ने मुस्कुराकर कहा तो फिर वह मेरा छोटा भाई हुआ क्योंकि मेरी और बियोमजिन की उम्र तो एक ही है। उसने पूछा वह माँ की तरफ से है या पिता की। वह मिस्टर किम जैसा लग रहा था। वह पास जाकर पूछने लगी कि क्या उसे पता है कि यंग और बियोमजिन के बीच कैसा रिश्ता है। सामू बस चुप रहा, लगभग पसीना ही आ गया क्योंकि उसे याद था कि बोलना मना है। इसी समय बियोमजिन नहाकर बाहर आया। यंग ने कहा कि वह उसके कजिन से मिल चुकी है। सामू ने बस आंखों से मदद की भीख मांगी। यंग ने कहा कि वह जल्द ही उसका एहसान चुका देगी, लेकिन बियोमजिन ने कहा कि इसकी कोई जरूरत नहीं। यंग को लगा ये कजिन शायद बियोमजिन से ज्यादा आसान है तो ठीक है। फिर वह अपने काम पर लौट गई।
ऑफिस में एक सहकर्मी फाइलें देख रहा था और बोला कि उनमें कोई खास सुधार नहीं है। फिर उसने पूछा कि वह किसकी तस्वीरें ले रही है। यंग ने कैजुअल तरीके से कहा कि वह सामग्री की तस्वीरें ले रही है, लेकिन सच में वह चुपचाप ब्योमजिन के फोटो ले रही थी। उसे याद था कि कल उसका फोन उसकी फोटो नहीं संभाल पाया था। ये मौका था। उसने मिस्टर जैंग मानसू के बारे में भी पूछा। सहकर्मी ने कहा उसकी हालत अभी भी खराब है, सिर्फ गार्डियन अंदर जाने दे रहा है, बाकी किसी को नहीं। यंग को यह बात अजीब लगी, किसी आदमी को अपनी ही टीम से मिलने से क्यों रोका जाएगा। उसने गार्डियन का नंबर मांगा। सहकर्मी ने बताया कि बात करने से वही लोग गुस्सा करेंगे, मगर यंग ने नंबर ले लिया। उसने फोन करके शांत स्वर में अपनी बात रखी और कुछ ऐसी बातों का जिक्र किया जो आमतौर पर लोग अनकही छोड़ देते हैं। शायद इसी ईमानदारी ने दरवाजा खोल दिया। 1 घंटे बाद यंग वोसॉन अस्पताल पहुंची। वहां माहौल तनावपूर्ण था। एक महिला रोते चिल्लाते सबको गाली दे रही थी, कह रही थी सब पैसे के भूखे हैं, किसी को दिल नहीं। यंग शांत रही। उसने कहा मैं अभी जा रही हूँ, पर अगर कभी जरूरत पड़े तो वो उससे संपर्क कर सकती है। जैसे ही यंग मुड़ी, उस महिला ने उस पर पूरा पानी का डोल फेंक दिया। यंग भीग गई, लेकिन वो वहीं खड़ी रही, कोई प्रतिक्रिया नहीं। उसने बस अपना फोन निकालकर डेबिट यंगजन को कॉल किया और पूछा क्या पुराने एक्सीडेंट से जुड़े कुछ कागजात मिल सकते हैं। इसी बीच दूसरी तरफ ब्योमजिन काम पर था। साथ में काम करने वाले ने पूछा सब ठीक है। ब्योमजिन ने पूछा मतलब। आदमी ने बताया कि कोई कर्ज वसूल करने वाला आदमी यहाँ रोज घूम रहा है, वह जगह देख रहा है। सामू जो पास था देख रहा था कि ब्योमजिन एक पल को भी आराम नहीं करता, वो लगातार काम में लगा रहता है। किसी ने बताया कि कुछ समय पहले भी एक मजदूर इमारत से गिरा था। फिर किसी ने कहा कि उससे भी पहले कोई और गिरा था। बातें कुछ अजीब होने लगी। ब्योमजिन चुपचाप सुनता रहा। फिर उसने सैमू को फोन किया। उसने कहा कि कुछ स्थानीय छोटे अखबारों और ऑनलाइन न्यूज पेजों को ये बातें धीरे से पहुंचा दे, बड़े मीडिया को नहीं, चाहे तो पैसे देकर भी, पर किसी भी हालत में ह्यूंग का नाम नहीं आना चाहिए। कंपनी ज्यादा ध्यान नहीं चाहती। जनयांग पर जो शांत सा दबाव था वो काफी था। उसने पूछा कि समू अभी भी लाइन पर है क्या। समू ने कहा कि हाँ, वो सुन रहा है। तब बीमजन ने कहा कि जांच खत्म होने के बाद सिर्फ कंपनी की तरफ ही नहीं बल्कि सभी पीड़ितों की लिस्ट बनानी है। अगर उनमें से कोई इस लिस्ट में आता हो तो ये भी देखना होगा कि वो किसके कर्ज में फंसे थे। उसे शक था कि जैंग डैंसू अपने पुराने साथी से इसलिए नहीं मिला क्योंकि उसे डर था कि जिस इंसान ने उसे धक्का दिया वो शायद उसी जान पहचान वाले समूह में से कोई हो सकता है। कामगारों को देखते हुए बीमजिन को समझ नहीं आ रहा था कि वो इतने आर्थिक दबाव में नहीं लगते। तो अगर वो नहीं थे तो कौन था जिसने मैंसू को धक्का दिया और क्यों? उनकी कंपनी अब सिर्फ उधार वसूलने वाला छोटा गिरोह नहीं थी, फिर भी नीचे और छुपकर रहने की मजबूरी थी। वो ये भी नहीं कह सकता था कि सभी कर्मचारी नियम के अनुसार काम करते हैं। शायद कुछ लोगों ने अपने फायदे के लिए गलत रास्ते पकड़ लिए हों। उसे बस ये उम्मीद थी कि ये सब उनके अपने लोगों में से कोई ना हो। आगे चलते हुए उसने देखा कि जनयांग सामने खड़ी है। वो धीरे से पूछती है कि वो कहीं बाहर जा रहा है क्या। बीएमजिन ने देखा कि वो फिर से पूरी भीगी हुई थी। उसने पूछा तो वो हल्की हंसी के साथ बोली कि इस बार बारिश नहीं थी, किसी ने उस पर पानी की बाल्टी फेंक दी थी। बीमजिन ने कहा कि उसे बोलने से पहले सोचना चाहिए, लेकिन जनयांग को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने कहा कि लोग वैसे ही सोचते हैं जैसे वो सोचती है। लोग बस उसकी सफल होने का इंतजार कर रहे हैं, जैसे उसकी सफलता ही उनका रास्ता हो। कुछ देर बाद उसने समू से पूछा कि वो यहाँ रुके हुए क्यों हैं। फिर उसने बीमजिन की ओर देखा और मजाक में कहा कि अगर वो सच में उसे दुखी नहीं देखना चाहता तो उसके साथ थोड़ा समय बिताए। उसने मजाक में ये भी कहा कि वो आधी रात को उसकी कमरे में भी घुस सकती है। बीमजिन असहज हो गया और बोला कि उसे ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए, लेकिन अकेलापन महसूस करी जनयांग ने साफ कहा कि उसे बस किसी के साथ बैठकर पीने की जरूरत है और वो चाहती है कि वो बीमजिन हो। बीमजिन उसकी आंखों में वही पुरानी चमक देखता है जो हमेशा लोगों को अपनी तरफ खींच लेती थी। कुछ भी नहीं बदला था। उसने हार मानकर कहा कि वो पहले नहा कर आता है। अंदर से वो जानता था कि वो मना नहीं कर पाएगा। वो हंसती हुई बोली कि उसे पहले से पता था कि वो मान जाएगा। उसने बताया कि उसने किसी और से भी साथ पीने को कहा था, लेकिन नाम बताने की शर्त पर, और उसने नाम नहीं बताया था। फिर उसने समू की तरफ मुड़कर उसका नाम पूछा। समू बोला कि उसका नाम पाक समू है। वो मुस्कुराकर बोली कि मिलकर अच्छा लगा, उम्मीद है फिर से मिलेंगे। थोड़ी देर बाद जब वो और बीमजिन साथ में बैठकर पी रहे थे, उसने उनकी मुलाकात पर जाम उठाया। उसने उसे चढ़ाया कि अगर वो ऐसे चुप रहेगा और नहीं पिएगा तो उसके साथ टिक नहीं पाएगा। भीमजी ने पूछा कि क्या उसे लगता है कि पीने से चीजें आसान हो जाएंगी। वो बोली अगर वो नहीं पिएगा तो वो खुद पी लेगी। भीमजिन ने याद दिलाया कि उसने कुछ खाया भी नहीं और अभी अभी इमरजेंसी से आई है, लेकिन उसने फिर भी शराब मंगवाई। आखिरकार भीमजिन ने पूछा कि इसकी समस्या क्या है। उसने उसकी आंखों में देखकर कहा कि उसे हमेशा हैरानी होती है जब भी वो दिखावे में उसके लिए चिंता करता है। उसे समझ नहीं आता कि वो ऐसे करके क्या पाना चाहता है। उसने कहा कि वो इतने भी करीब नहीं कि एक दूसरे को नाम से पुकारे, लेकिन फिर उसने याद दिलाया कि जब बाइक उसे टक्कर मारने वाली थी तो भीमजिन सबसे पहले उसकी तरफ भागा था। वो पूछते हैं कि आखिर उसने उस पल कैसे तय किया कि कहाँ भागना है। भीमजी ने कहा कि ये किसी के साथ भी होता, ये सिर्फ इसलिए नहीं था कि वो थी। लेकिन वो फिर भी पूछती है कि क्या वो किसी और के लिए भी ऐसा करता। फिर उसने पूछा कि क्या वो जैंग मैंसू से मिला। बीएमजी ने कहा कि नहीं, क्योंकि मैंसू ने खुद मिलने से मना कर दिया था। जनयांग को शक था कि मैंसू इसलिए शांत है क्योंकि वो मुआवजे की उम्मीद कर रहा है। उसे लगता है कि ये सिर्फ एक दुर्घटना नहीं है।
भीमजिन ने पूछा कि क्या उसके पास कोई सबूत है। वो बोले कि कभी कभी परिस्थिति ही सबूत बन जाती है। उसने सोचा कि शायद कामगारों के बीच कुछ हुआ है। ये सुनकर भीमजिन को चिंता होने लगी। अगर वो सच ढूंढ लेती तो ये सब कुछ बदल सकता था। उसने बताया कि मैंसी ही नहीं, पिछले 2 महीने में 4 लोग वहां गिर चुके हैं। ये एक अकेली घटना नहीं है। वो बोली कि मैंसू और उसकी पत्नी का व्यवहार भी सामान्य नहीं है, कुछ गड़बड़ है। भीमजिन ने पूछा कि क्या वो बीमा धोखाधड़ी पर शक कर रही है। उसने कहा कि उसे और जानकारी चाहिए। उसे ये जानना होगा कि क्या वो उन सभी गिरे लोगों को मुआवजे की जरूरत थी। हमेशा ऐसे लोग होते जो दूसरों को कठिनाई में धकेलते हैं। ये कहते कहते भीमजिन ने वो सब सच बताना शुरू कर दिया जिसे वो इतने समय से छुपाए हुए था। जन्यांग चकित थी कि वो अचानक ये सब क्यों बता रहा है, लेकिन भीमजिन शांत था। उसने कहा कि वो ये सब खुद सुलझाना चाहता है और नहीं चाहता कि वो उसके बोझ में फंसे। उसने कहा कि जिस बीके फाइनेंशियल कंपनी से मैंसू कर्ज में दबा था वही उसकी कंपनी थी। ये सुनकर जन्यांग कुछ देर के लिए चुप रह गई। सारे टुकड़े अब उसकी समझ में आने लगे थे। थोड़ी देर बाद वो कार में बैठे थे। खामोशी गहरी थी। भीमजिन जानता था कि वो कुछ ना कहकर भी जा सकता था, लेकिन उसे लगा कि उसे जाने देना गलत होगा। लोग बदलते नहीं, और अगर किस्मत उसे दोबारा मौका देती तो वो फिर उसी पर दिल हार बैठता। जब वो अपने अतीत को याद करता है तो उसे याद आता है कि वो हमेशा उसकी जिंदगी में उजाले की तरह थी। उसने उसकी अंधेरी जिंदगी में सांसें भरी थी। उन्होंने उसके साथ की बताए वो मासूम और खूबसूरत पल याद किए। वो जानता था कि वो सामान्य जिंदगी जीने के लिए नहीं बना, और उसकी दुनिया और जन्यांग के सपने कभी एक जैसे नहीं हो सकते। वो चाहता था कि वो अपने रास्ते पर आगे बढ़ती रहे और वो अपना अकेला रास्ता लेगा। घर पहुंचने से पहले उसने कहा कि मैंसू को धक्का दिया गया था, ये कोई हादसा नहीं था, लेकिन अभी कोई नहीं जानता कि किसने किया, और अगर सबूत मिले तो उसे पुलिस के पास जाना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ मुआवजे की बात नहीं, एक अपराध है। जन्यांग ने उसकी तरफ देखकर पूछा कि क्या वो फिर से गायब होने की सोच रही है। भीमजिन ने कहा कि अभी नहीं। वो बोली अभी नहीं तो कब? वो सिर्फ मुस्कुरा दिया। उसे उसके साथ खड़ा देखना ही उसके लिए काफी था। वो उसके लिए हमेशा से वही जगह रखता था जहां उसकी यादें सबसे साफ, सबसे सच्ची थी। जैसी वो मोड़कर जाने लगी, वो रुक उसके गई। अंदर कुछ ऐसा था जो उसे वहां से जाने नहीं दे रहा था। वो वापस मुड़ी और बोमजिन से कहा कि वो उसे उससे भी ज्यादा समझती है जितना वो खुद को समझता है, और अगर उसे सच में लगता है कि वो दोनों के बीच की हर चीज इतनी आसानी से खत्म हो जाएगी तो वो गलत है। बिना एक पल झिझके उसने आगे बढ़कर उसे चूम लिया। अगला दृश्य वहीं से शुरू होता है। जुनियांग ने उसे बताया कि वो अब पहले जैसी जुनियांग नहीं रही और हो सकता है वो भी बदल गया हो, लेकिन वो उसे ऐसे जाने नहीं दे सकती थी। मायने ये नहीं रखता था कि वो दोनों पहले जैसे नहीं रहे। मायने ये रखता था कि वो अभी भी वही बॉम्जिन है जो बारिश में उसे बचाने के लिए अपनी शर्ट उसके ऊपर डाल दिया करता था। उसके लिए ये याद ही काफी थी। वो आज के बॉम्जिन को सच में जानना चाहती थी, जो गोभी फाइनेंशियल में काम करता है। वो खुद जानना चाहती थी कि क्या वो सच में खतरनाक है या सिर्फ हालातों की वजह से गलत रास्ते पर चला गया। अगर वो सच में सब खत्म करना चाहता तो उसे बारिश में जा रहा छोड़ देना चाहिए था, बिना एक बार भी पीछे देखे। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वो अभी भी वही था जो हमेशा पहले ठंडे पानी से नहाता था ताकि उसे बाद में गर्म पानी मिल सके। इस सोच से ही उसका चेहरा लाल हो गया। उधर बॉम्जिन खुद को समझा रहा था कि उसे दूर रहना ही सही है ताकि वो उसकी जिंदगी में बोझ न बने। लेकिन अब उसे एहसास होने लगा था कि ये दूरी कितनी क्रूअल बन चुकी है। तभी उसका फोन बजा। सामू था। बॉम्जिन ने उसे कहा कि जो भी देखा है भूल जाओ। सामू ने हंसते हुए कहा कि वो तो चांद देख रहा था, कुछ नहीं देखा। लेकिन फिर उसने बताया कि उसने थोड़ा पहले एक कार को गलियारे में खड़ा देखा था। वो लगभग 2 घंटे से वहीं खड़ी थी और उसके पीछे ही बोमजिन की गाड़ी भी थी। ड्राइवर सीट में कोई था, लेकिन हिल नहीं रहा था। बोमजिन तुरंत बाहर गया। उसने कार की खिड़की पर दस्तक दी। उसकी आवाज में शक था। आश्चर्य की बात यह थी कि अंदर बैठा व्यक्ति बिल्कुल शांत था। वो था श्यांगवुन। बहुत समय हो गया था उन्हें एक दूसरे को देखे। बोमजिन ने महसूस किया कि श्यांगवुन की ऊर्जा बदल गई थी, पहले जैसा नर्म नहीं रहा। बोमजिन ने पूछा कि क्या वो जुन्यांग से मिलने आया है। श्यांगवुन ने कहा कि वो काम के सिलसिले से पास आया था तो सोचा उससे मिल ले। फिर उसने पलटकर पूछा, और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बोमजिन ने कहा कि वो यही पास में काम करता है। श्यांगवुन मुस्कुराया। उसने कहा, हो सकता है जुन्यांग तुम्हें देखकर खुश हुई हो, लेकिन उसने मेरे सामने तुम्हारा जिक्र नहीं किया। शायद वो व्यस्त थी। फिर जाने से पहले उसने एक बात कही, तुम्हारा व्यवहार थोड़ा अजीब नहीं है? कम से कम अलविदा तो कहना चाहिए था। और फिर उसने सीधा सवाल फेंक दिया, क्या तुम मुझसे अचानक मिले या ये सब पहले से तय था? बोमजिन ने शांत रहकर कहा, ये सवाल तुम्हें मुझसे नहीं उससे पूछना चाहिए। श्यांगवुन ने चेतावनी दी कि उनके बीच में मत आना। बोमजिन ने कहा, मैं तो अब ये भी नहीं जानता कि बीच में आना कहाँ से शुरू होता है। श्यांगवुन कार में अकेला बैठ गया। उसके मन में गुस्सा और डर था। वो जानता था कि ये दिन कभी न कभी आएगा, क्योंकि जुन्यांग के दिल में बोमजिन की जगह कोई नहीं ले सकता था। उसने कभी कोशिश भी नहीं की कि वो उसकी जगह ले सके। वो बस उसके साथ था, शांत, भरोसे के साथ। लेकिन कहीं अंदर उसे हमेशा डर था कि अगर बोमजिन लौट आया तो जुन्यांग फिर उसी और खिंच जाएगी।
शियांगवुन ने मैनेजर किम को फोन किया। उसने बॉमजिन के बारे में जानकारी मंगाई। किम ने बताया कि बॉमजिन के पुराने रिकॉर्ड गायब कर दिए गए थे। इसका मतलब सिर्फ दो बातें हो सकती थी, या तो वो मर चुका है या वो कोई साधारण आदमी नहीं है। उधर जुनियांग अपने कमरे में बैठी बॉमजिन के अंकल की कंपनी बीके फाइनेंशियल के बारे में खोजबीन कर रही थी। कंपनी दिखने में साधारण प्राइवेट कंपनी लगती थी, लेकिन अंदर से बहुत बड़े स्तर पर चल रही थी। उसे समझ आ रहा था कि अगर जान मानसू का केस क्रिमिनल में बदल गया तो बॉमजिन फिर गायब हो जाएगा, जैसे पहली बार गया था। लेकिन इस बार उसने कुछ निशान छोड़ दिए थे। वो बिना कहे नहीं जाएगा, शायद। वो सोच में डूबी बाथरूम की ओर जा रही थी कि सामू बाहर आ गया। उसने बताया कि बॉमजिन जा चुका है। जुनियान का दिल टूट गया। उसने सोचा था कि इस बार वो उसे छोड़कर नहीं जाएगा, लेकिन वो फिर चला गया था। जब उसने पूछा कि क्यों, कब, कहाँ, सामू ने कुछ नहीं बताया, लेकिन जाते जाते उसने कहा, उसने मुझे सिर्फ इतना कहा था, उसका ख्याल रखना। ये सुनकर उसकी आंखें भर आईं। उधर शियांगवुन की माँ एक बहुत बड़े और खतरनाक लेनदेन के लिए बॉमजिन की कंपनी से मिलने पहुंची। वहां उसकी मुलाकात खुद बॉमजिन से हुई। वो इस बात से चौंक गई कि बॉमजिन उसकी पसंद, उसकी आदतें, उसके परिवार, यहाँ तक कि उसके ड्रिंक तक के बारे में भी जानता था। बॉमजिन ने बताया कि ये सब उसका काम है, जानकारी इकट्ठा करना। उसने पूछा कि वो कितनी रकम बिना निशान के साफ तरीके से बाहर ले जाना चाहती है। उसने कहा 8 बिलियन। बॉमजिन ने कहा कि वो 1 हफ्ते में ये रकम उसके घर पहुंचा देगा। वो दंग रह गई। रकम बहुत बड़ी थी, पर बॉमजिन के चेहरे पर कोई फर्क नहीं था। फिर वो शांत स्वर में बोला, आपने अपनी कमजोरी खुद बताई है। आप छिपाना चाहती हैं क्योंकि आप डरती हैं। और उस एक वाक्य ने पूरे कमरे का माहौल बदल दिया। फिर भी उन्हें इस बात की जरा भी चिंता नहीं थी कि अगर कुछ गलत हो भी गया तो क्या होगा। वे पहले भी ये सब कई बार कर चुके थे। वे हमेशा अपनी लगाई हुई चीजें वापस हासिल कर लेते थे। असल में जो लोग नुकसान से डरते हैं वे ही अक्सर सबसे बड़ी गलती कर बैठते हैं। उसने फिर उससे पेंटिंग सौंपने को कहा और समझाया कि ये तो सिर्फ शुरुआत है। ये कहकर वो चुपचाप वहां से निकल गया। सियांगमुन की माँ जब अकेले बैठी थी, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ब्योमजिन वास्तव में कैसा इंसान है। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ थी, वो अपने ही कठोर नियमों पर चलता है। अगले दृश्य में जोंगयांग कार में बैठी थी जब उसे फोन आया। उसे कहा गया कि अगले दिन सुबह सुबह सियोल पहुंच जाना, जहां असिस्टेंट मैनेजर उसे होटल में मिलेगा। ये कोई नई बात नहीं थी, उसे अचानक काम सौंपे जाने की आदत थी। फिर भी उसे अजीब लग रहा था। आखिर उसे ही ये काम क्यों दिया गया? वे जानते थे कि वो अभी बुसान में है। अगर सिर्फ दस्तावेज भेजने की बात थी तो कोई और भी भेजा जा सकता था, उसे ही क्यों? जब किसी ने पूछा क्या हुआ तो उसने कहा कि उसे सियोल जाना होगा। सामो ने तुरंत कहा कि वो उसे लेने चला जाएगा क्योंकि उसे संभालने की जिम्मेदारी दी गई है। जोंगयांग को लगा था ये बस लोकल प्रोटेक्शन है, पर यह तो सियोल तक फैला हुआ था। उसने सामू से कहा कि वो उसे नूना मत बुलाया करे, उसे अजीब लगता है। सामू ने बताया कि वो उसके बड़े भाई की उम्र की है और वो खुद 28 साल का है। ये सुनकर जोंगयांग हैरान रह गई। उसे लगा था वो उसे बड़ा होगा। उसने पूछा कि वो ब्योमजिन को कितने समय से जानता है। सांगमो ने कहा लगभग 6 साल से। फिर उसने पूछा कि उसका कोई गर्लफ्रेंड है। सांगमो तुरंत समझ गया कि वो असल में क्या जानना चाहती है। उसने कहा कि उसका भाई सख्त है, दूरी रखता है और रोमांटिक रिश्तों में दिलचस्पी नहीं लेता। लेकिन उसकी एक कमजोरी थी, शराब। एक बार थोड़ा ज्यादा पी लेने पर उन्होंने उसे चिढ़ाया कि वो औरतों से दूर क्यों रहता है। तब उसने पहली बार कहा कि एक चेहरा ऐसा है जिसे वो कभी भूल नहीं पाया। कोई थी जिसने कभी उसका दिल छीन लिया था। और जब सांगमुन को पता चला कि जोंगयांग अभी भी जिंदा है तो उसने चुपचाप आसमान को धन्यवाद दिया। जोंगयांग ने माना कि उसने ब्योमजिन को बहुत याद किया था। उसे पूरा यकीन था कि सियोल पहुंचते ही वो उसे फिर से देख सकेगी। अगला दृश्य, सियांग बिस्तर पर सायरा के बगल में लेटा था। सायरा ने उसे धीरे से कहा कि अभी तो सुबह है, वे थोड़ी देर साथ समय बिता सकते हैं। लेकिन सियांग के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। जब उसने पूछा क्या हुआ तो उसने सिर्फ इतना कहा कि वो अभी पूरी तरह जागा नहीं है। सायरा ने उसे अचानक चूम लिया। उधर जोंगयांग होटल पहुंच चुकी थी दस्तावेज लेकर। दरवाजे पर खड़े होकर वो सोच रही थी कि आखिर उसे ही ये दस्तावेज देने क्यों भेजा गया, कोई और क्यों नहीं। उसे लगा मामला कुछ और है। उसने बेल बजाई। दरवाजा सियांग ने खोला। उसने सीधा पूछा वो होटल में वर्किंग डे पर क्या कर रहा है, क्या उसकी ऑफिस की जिम्मेदारियां नहीं थी। लेकिन जवाब देने से पहले ही उसने उसे लिफाफा पकड़ा दिया, कहा कि टीम लीडर ने उसे देने कहा था। तभी अंदर से सायरा की आवाज आई, क्या उसने रूम सर्विस मंगवाई है। वो आवाज जोंगयांग के सीने पर जैसे जोर से लगी। एक स्त्री की आवाज। सियांग हड़बड़ा गया। जोंगयांग ने उसकी बेचैनी साफ देख ली। वो जानती थी कि सियांग विदेश से लौटने के बाद किसी सीरियस रिश्ते में नहीं था, खासकर सायरा के साथ तो बिल्कुल नहीं। तो फिर वो यहाँ क्या कर रहा था? असल सवाल ये था कि जोंगयांग को यहाँ क्यों भेजा गया। ये उसके लिए नहीं था, ये सियांग को फंसाने का जाल था, ताकि कोई उसे इस हालत में देख ले।
ऐसे किसी ने जानबूझकर ये सब प्लान किया था। उसने शांत स्वर में कहा, अगर अंदर वाली महिला जेन सारा है तो फिर बधाई, और वो मुड़कर चल दी। वो समझ चुकी थी कि ये सब सियांग की मां की चाल थी। वो जानती थी कि उसका बेटा इस तरह की भावनात्मक चोट नहीं झेल पाएगा। जैसे ही वो मुड़ी, सियांग भागकर आया और उसका हाथ पकड़ लिया। जोंगयांग ने कहा, क्या वो सच में ऐसे कपड़ों में उसके पीछे भाग रहा है? क्या उसे एहसास है कि वो किस स्थिति में खड़ा है और अंदर अभी सायरा मौजूद है? उसका हाथ कांप रहा था। सियांग कुछ कहना चाहता था, लेकिन जोंगयांग ने कहा कि अब कहने को कुछ बचा ही नहीं है। वो एक दोस्त का पीछा कर रहा था, लेकिन रात किसी और के साथ गुजारी थी, और वो भी उस महिला के साथ जिससे उसकी सगाई होने वाली थी। उसने कहा कि ये बस शर्मनाक है, लेकिन एक दिन ये बस एक बेवकूफ़ी भरी याद बन जाएगी। ये सुनकर सियांग टूट गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने धीमे से कहा, शायद ये सब आपके लिए मायने नहीं रखता, क्योंकि आप तो पहले ही उस ब्योमजिन से मिल चुकी हैं जिसके लिए आपका दिल धड़कता है। अब उसे लगा कि वो आपकी जिंदगी में कोई जगह नहीं रखता। ये कहकर वो चला गया और कहा कि वो कपड़े बदलकर नीचे लॉबी में मिलता है। जोंगयांग यहीं ठहर गई। उसके मन में घूम रहा था कि उसे कैसे पता चला कि वो ब्योमजिन से मिली थी। क्या वो उसे लगातार देख रहा था? शायद आज सब खत्म हो जाएगा। उसे पता था कि सियांगमार हमेशा लाइट रिलेशनशिप्स में नहीं पड़ता। वो हमेशा दूरी बनाए रखता था। उसे सायरा से लगाव नहीं था, ये साफ था। तो फिर होटल क्यों? एक शक था, क्या इसमें सेक्रेटरी किम का हाथ है? शायद सायरा ने उसे कुछ बदले में देने का वादा किया था। उसने सोचा कि अगर सियांग आज अपने भाव बताता है तो वो बस उसे ठुकरा देगी। लेकिन क्या ये इतना आसान होगा जितना वो सोच रही थी? तभी सियांग वापस आया। उसने कहा कि जोंगयांग को तुरंत एक मीटिंग के लिए जाना है, वो उसे अपनी कार में छोड़ देगा। जब वे एंट्रेंस तक पहुंचे, सियांग ने अपनी मां को खड़ा देखा। वो मुस्कुराई और बोली कि उसे कैसे पता था कि वो यहां होगी। फिर उसने उसे अपने महत्वपूर्ण मेहमानों के साथ चाय पर बुलाया। उन्होंने सियांग का सभी से परिचय कराया, फिर ब्योमजिन की ओर मुड़ी और उसे जेके ग्रुप के फाइनेंस डायरेक्टर के रूप में परिचित कराया। ब्योमजिन ने शिष्टता से कहा, आप सभी से मिलकर अच्छा लगा। सियांग की आंखें एक पल के लिए फैल गईं जब उन्होंने ब्योमजिन को देखा। बाकी सब गैलरी देखने चले गए, पर वहां सिर्फ ब्योमजिन और जोंगयांग रह गए। उसने उसे चुपचाप देखा। कुछ तो बदल गया था। उसकी हेयर स्टाइल, कपड़े, यहाँ तक कि उसकी खुशबू, जैसे वो कुछ करने की तैयारी में है। उसे उस एक किस की याद आई और कैसे वो तुरंत वहां से चला गया था। लेकिन ब्योमजिन सोचता था कि पहला कदम उसने उठाया था। उसने पूछा कि क्या उसे वो पसंद नहीं आया। जानयांग ने उससे कहा था कि अगर वो चाहे तो भरोसा करे, नहीं चाहे तो ना करे, लेकिन वो बस जियांगमून की शादी में मदद करने वापस आई थी। उसे पूरी कहानी नहीं पता थी, बस वही जिसे बाउंजिन जानता था। और फिर भी उसे शादी के बारे में पहले से सब पता था, लेकिन फिर भी उसने शक किया कि उसकी और सियांग के बीच कुछ है। बाउंजिन बोला कि कुछ भी नहीं बदला है, खासकर जिस तरह से सियांग उसे देखता है। जानयांग ने जवाब दिया, तो तुम सोचते हो कि मैं तुम्हें कैसे देखती हूँ, क्या वो भी नहीं बदला? तभी उसने उसकी गाल पर हल्का सा किस कर दिया। वो चौंक गया कि ये क्या कर रही हो? उसने कहा, कुछ नहीं, बस तुम क्यूट लग रहे थे। उसकी बातों में एक अलग सा भरोसा था, जैसे उसे जो कहना है वो साफ कह सकती है। उसने उसका फोन मांगा सामू को कॉल करने के लिए, क्योंकि वो यहाँ उसके साथ आई थी। नंबर सेव होने में भी उसे मुश्किल लगी, इसीलिए उसने उस दिन चुपचाप उसे नंबर मांगने की कोशिश की थी। उसने मजाक में कहा कि बाउंजिन को फिर वहीं से शुरू करना चाहिए जहां वो छोड़कर चला गया था। बाउंजिन को समझ नहीं आया वो क्या कहना चाहती है। तब जानयांग ने याद दिलाया कि उनकी एक डेट थी, बस 30 मिनट की, और फिर भी वो चाहता था कि वो किसी और से शादी कर ले। ये सुनकर बाउंजिन अचानक कार रोक देता है। वो पूछता है कि वो आखिर कहना क्या चाहती है। जानयांग ने बिना रुके कहा कि वो उसे किसी और लड़की के साथ नहीं देखना चाहती। उसे वो खामोशी बर्दाश्त नहीं थी। अगर उसकी जिंदगी में कुछ भी हो रहा हो, वो चाहती थी कि उसे सबसे पहले पता चले। अगर वो सच में नहीं चाहता कि वो उसकी शादी में एक गिफ्ट लेकर खड़ा हो, तो दोनों को डेट करना चाहिए। बाउंजिन कुछ बोल नहीं पाया। उसने कहा कि वो नहीं समझती कि वो कैसा इंसान है, लेकिन उसने उसे बीच में ही रोक दिया। उसने कहा कि अगर नहीं चलेगा तो दोनों रोक देंगे। वो शादी का कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं मांग रही थी, तो फिर वो इतना डर क्यों रहा है? बाउंजिन सिर्फ यही कह पाया कि मैं जब कुछ शुरू करता हूं तो उसे खत्म नहीं करता, इसलिए शायद शुरू ही ना करना बेहतर हो। जानयांग मन ही मन मुस्कुराई। उसे पता था कि अब तो शुरू हो चुका है। उसने हल्के मजाक में कहा कि फिर वो किसी और को डेट कर ले। बाउंजिन ने कहा कि उसे पछतावा होगा। उसने जवाब दिया कि उसे ज्यादा पछतावा तब होगा जब वो कोशिश ही ना करे। उसने उसे कहा कि अगर वो दिल से उसे संभाल सके तो उसे डरने की जरूरत नहीं, वो बस उसे पूरा प्यार दे। बाउंजिन उसकी इस भरोसे पर चुप सा रह गया। उसने कहा कि उसे अजीब लगता है कि वो इतनी यकीन से कैसे कह सकती है कि वो उससे प्यार करता है। वो मुस्कुराई क्योंकि वो अभी अभी ये बात खुद स्वीकार कर चुका था। फिर उसने उसे हाथ पकड़ने को कहा, क्योंकि अब वो ऑफिशियली कपल थे। अगर इतनी छोटी चीज नहीं कर सकते तो आगे कैसे करेंगे? उसने कहा कि वो अब वैसी नहीं रही, वो सीधी सादी चुप रहने वाली लड़की नहीं रही, वो बदल चुकी है।
बाउंजन ने कहा कि उसकी याद में उसकी पहली मोहब्बत वैसी नहीं थी, वो थोड़ी गुस्सैल, जिद्दी थी, लेकिन वही उसे पसंद थी क्योंकि वही उसकी थी। जान्यांग सोचने लगी कि सियांग की माँ कैसी है। उसने समझ लिया था कि ये सब परिवार की ताकत और उनके इन्फ्लुएंस की लड़ाई है। अगर ऐसा था तो ये अब उसका मामला नहीं था। उसने बुसोसैन वापस जाने का फैसला किया। जाते समय उसने बाउंजिन को मैसेज किया कि वो कुछ सामान ले रही है और फिर मिलेगी। बाउंजिन के फोन में उसका नंबर सेव हुआ तो उसे अंदर से एहसास हुआ कि अब उसे नजरअंदाज करना नामुमकिन है। दूसरी तरफ सेक्रेटरी किम के सामने सियांग खड़ा था। उसने गुस्से में उसे थप्पड़ मारा। उसकी मां ने आकर पूछा कि क्या हो रहा है। सियांग ने कहा कि सेक्रेटरी किम ने उसे मैनिपुलेट किया था। उसने वो चीज तोड़ दी थी जिसे सियांग अंदर से बचाने की कोशिश कर रहा था। उसकी मां ने बात घुमाने की कोशिश की, लेकिन सियांग अब साफ देख पा रहा था कि उसकी मां किन लोगों के साथ चल रही है। जब उसने अपनी मां से जवाब मांगा तो मां ने गुस्से में उसे थप्पड़ मारा, ये कहते हुए कि जो कुछ भी है वो सब उसी की वजह से है। लेकिन सियांग को अब समझ आने लगा कि उसकी जिंदगी कितनी कंट्रोल की हुई है। वो बिना कुछ कहे वहां से चला गया। उसकी मां बाद में मैनेजर किम से सारी बात पूछती है। किम बताती है कि ये सब इसलिए हुआ क्योंकि वो दोनों बायमजिंग के बारे में जानकारी इकट्ठी कर रहे थे और अब जो भी हो रहा है वो संयोग नहीं, किसी बड़ी चाल की शुरुआत है। उसकी मां ने समझ लिया कि अब उनके और जान्यांग दोनों के बीच एक कमजोर जगह है जिसे कोई आसानी से निशाना बना सकता है। इसीलिए उसने आदेश दिया कि अब से जान्यांग पर नजर रखी जाए। इसी बीच जान्यांग अपने कमरे में सामान पैक कर रही थी। तभी दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। वो सियांग था। उसने अंदर आकर पूछा कि क्या उसने पासपोर्ट बदल दिया है। वो थका हुआ था और बोला कि बस 10 मिनट चाहिए। ये दिन उसके लिए बहुत भारी था। वो अंदर चला आया जैसे कुछ ढूंढ रहा हो। उसने हंसकर कहा कि उसे लगा शायद बायमजिन वहां होगा, लेकिन जब उसे वहां उसका सामान पैक होता दिखा तो उसके चेहरे पर दर्द और डर दोनों थे। जान्यांग ने कहा कि उसे कुछ भी छिपाने की जरूरत नहीं है, लेकिन सियांग ने कहा कि वो किसी और से कुछ छिपा सकती है, उससे नहीं। वो जानता है कि बायमजिन उसके लिए कोई साधारण इंसान नहीं है और वो ये भी जानता है कि वो उसके लिए क्या महसूस करता है। वो हमेशा उसके पास रहा है, भले ही दोस्त बनकर, लेकिन सच ये है कि वो हमेशा उसे सिर्फ वही देखता था जिससे वो दिल से चाहता था। और वो ये सब कहकर वहीं खड़ा रह गया, वो टूटे कभी से। कभी दूसरी औरतों के साथ भी रहा था, लेकिन उन पलों में भी उसकी चाहत सिर्फ उसी के लिए थी। जिनयांग ने सोचा शायद कोई और लड़की ऐसे शब्द सुनकर पिघल जाती, पर उसने बस चुपचाप ये माना कि सियान ने किसी एक इंसान के लिए कितनी गहराई से महसूस किया है। दुर्भाग्य से वो इंसान वह नहीं थी, उसके लिए वो इंसान था बामजिन। सियान ने उससे विनती की कि वो उसके साथ रहे। उसने स्वीकार किया कि वो परफेक्ट नहीं है, लेकिन अगर वो उसके साथ रही तो वो पहले से कहीं ज्यादा मेहनत करेगा, हर ऊंचाई पर पहुंचेगा ताकि उसे सब कुछ दे सके। उसके साथ होने पर कुछ भी असंभव नहीं रहेगा। लेकिन जिनयांग ने बस शांत स्वर में माफी मांगी। ये वही नहीं था जो वो चाहती थी। उसने कभी उसे उस नज़र से नहीं देखा था और शायद कभी नहीं देखेगी। सियान ने इसका दोष बामजिन पर लगाया, कहा कि वो आदमी कभी सीधी जिंदगी नहीं जिएगा और सिर्फ उससे भी उस दलदल में घसीटेगा। उसने कहा कि जेनियांग को तो ये भी नहीं पता कि बामजिन कैसी जिंदगी जी चुका है। पर जेनियांग ने अपना हाथ छुड़ाया और कहा, अगर तुम्हारे लिए अकेली हूं तो मेरे लिए वो अकेला है, बामजिन। वो सोचती रही कि शायद वो उसे कभी नहीं देखेगी। कई सालों तक उसे पता भी नहीं था कि वो जिंदा है या नहीं, और जब वो आखिरकार मिला तो उसे झटका लगा कि वो सब कुछ इतनी आसानी से भूल गया। वो साथ में खाते थे, पढ़ते थे, हर चीज़ बांटते थे, फिर भी उसने कभी उन दिनों की बात नहीं थी। वो उन बचपन की यादों को नहीं दोहराना चाहती थी, क्योंकि वे सिर्फ सुखद नहीं थी। खासकर हाई स्कूल के साल तो असहनीय थे। उस समय वो अक्सर सोचती थी कि अगर दुनिया अभी खत्म हो जाए तो शायद उसे फर्क ना पड़े। उसे लगता था वो उस जगह से कभी नहीं निकल पाएगी, बेबस और निराश। लेकिन बामजिन की वजह से वो कभी कभी मुस्कुराना सीख पाई। जब वो घर लौटते तो उसे लगता था वो अपना होश नहीं खो रही। वही एक वजह थी जिसकी वजह से वो अब भी हंस सकती थी। कभी कभी उसे लगता था कि वो सपना देख रही है। तब उसके पास कोई नहीं था, सिर्फ वही था, और उसी की वजह से उसने आज़ादी महसूस की। अब सियान होश में चिल्लाया कि बस करो, वो सब अतीत की बातें हैं। पर जिनयांग ने शांत नज़रों से कहा कि उसे वो रात याद है जब सियान 1 महीने की बिजनेस ट्रिप से लौटकर नशे में धुत उसके सोफे पर गिर पड़ा था। उसने उसे बार बार पीना बंद करने को कहा था, लेकिन वो सुनता नहीं था। उस रात उसने नशे में बामजिन के बारे में कहा था कि शायद वो मर गया होगा, और अच्छा ही हुआ, अब उसका चेहरा कभी नहीं देखना पड़ेगा। सियान ने अब इनकार किया कि उसने ऐसा कुछ कहा था, लेकिन वो पल जिनयांग की याद में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। उसने उसे उसी बात की याद दिलाई और कबूल किया कि जब उसने सियान को सैरा के साथ बिस्तर पर देखा था तब भी उसे कोई दर्द नहीं हुआ। तब उसे साफ साफ समझ आया कि वो उससे कभी सचमुच प्यार नहीं करती थी, और इससे भी ज्यादा वो उसे माफ नहीं कर सकती थी। इसलिए नहीं कि उसने क्या किया, बल्कि इसलिए कि उसने क्या छिपाया। वो आखिरी संदेश जो बामजिन ने उसे कहलाने के लिए कहा था।
सियान ने इसे मामूली बात कहकर पाल दिया, कहा कि अच्छा ही हुआ जो बामजिन गायब हो गया और बेहतर है कि वो अब कभी न लौटे। लेकिन जिनयांग के लिए ये छोटी बात नहीं थी। अगर सियान ने सच पहले बता दिया होता तो शायद वो उस बोर्ड से मुक्त हो जाती। शायद हर बार किसी परछाई को देखकर उसका दिल यूं ठहर नहीं जाता। उसने कई बार राह चलते अनजान लोगों का पीछा किया, बस ये देखने के लिए कि कहीं वो वही तो नहीं है। उस अनिश्चितता ने उसके भीतर अंधेरा और सन्नाटा भर दिया था। फिर भी उसने सियान को माफ नहीं किया, पर उसके प्रति एक तरह की कृतज्ञता जरूर महसूस की, क्योंकि किसी अजीब तरीके से उसी की वजह से वो दोबारा बामजिन से मिल पाई थी और उस पल जो भावना उसने दफन कर दी थी फिर से उसके दिल में लौट आई। सियान उसकी शब्दों पर कड़वी हंसी हंसा, बोला कि वो उस आदमी के साथ कभी खुश नहीं रह पाएगी, बस पुराने प्यार को देखकर बहक गई है। उसने कहा कि वो सोच रही होगी कि बामजिन के सामने अब कैसे दिखे। फिर उसने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया और गुस्से से कहा कि वो खुद को और जलील ना करे और ये भरोसा रखे कि जब वो उसके पास आएगी तो वो उसे स्वीकार कर लेगा, क्योंकि अंत में वो उसी के पास लौटेगी। जिनयांग ने हाथ छुड़ाने की कोशिश की, कहा कि उसे जाने दो, लेकिन वो बोला कि वो सिर्फ इसलिए इतनी जबान चला रही है क्योंकि उसने उसे अनुमति दी है। उसने कहा कि उसे सीखना चाहिए कब चुप रहना है और दूसरों के दिमाग से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। उस पल जिनयांग यकीन नहीं कर पा रही थी कि सियान इतना हिंसक हो सकता है। उसने सोचा था वो बाकी लोगों से अलग है, शायद शुरुआत से ही वो गलत थी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। जिनयांग ने सोचा शायद कोई पड़ोसी होगा जिसने झगड़ा सुना। सियान ने कहा बात अभी खत्म नहीं हुई, पहले उसे भेज दो, फिर बात जारी रखते हैं। लेकिन जिनयांग का दिमाग दौड़ रहा था। वो जानती थी अब इस घर में रहना सुरक्षित नहीं है, उसे मदद मांगनी होगी, शायद पड़ोसी कुछ कर दे। पर अगर सियान को पता चल गया तो वो और गुस्से में आ जाएगा। उसने धीरे धीरे दरवाजा खोला और वहां खड़ा था बामजिन। बिना सोचे समझे उसने अपना हाथ छुड़ाया और दौड़कर बामजिन के सीने से लग गई, जैसे कोई बच्ची किसी सुरक्षित जगह छिपती है। बामजिन ने ठंडी नजरों से सियान को देखा और कहा कि वो दोनों कितनी अजीब तरह से हमेशा मिल जाते हैं। सियान ने जवाब दिया कि ये सिर्फ बामजिन के लिए अप्रत्याशित है, वो तो अक्सर इस इलाके में आता है। पर बामजिन ने सख्त लहजे में कहा अब नहीं। उसने चेतावनी दी कि वो दूर रहे ताकि कोई गलत फहमी ना हो। सियान ने पूछा कि कौन सी गलत फहमी, पर बामजिन ने जवाब नहीं दिया। उसने सीधा पूछा कि जिनयांग और सियान के बीच में ये क्या चल रहा था। तभी जिनयांग आगे आई और पीछे से बामजिन को गले लगा लिया। बामजिन ने स्थिर स्वर में कहा कि सियान अब चला जाए, उनके पास ज्यादा वक्त नहीं है और वो और झगड़ा नहीं चाहता। जाते जाते सियान ने कहा ख्याल रखना बुसान में। उसके जाने के बाद बामजिन ने जिनयांग की ओर देखा और नर्म आवाज में पूछा क्या तुम्हें अपराध बोध हो रहा है उससे अकेले मिलने का। फिर उसने उसके कांपते हुए हाथों को देखा और समझ गया ये डर अभी भी खत्म नहीं हुआ था। वह चिंतित होकर बोला कि उसे अपना चेहरा दिखाए। जुनियांग ने विरोध किया, उसके पैर कांप रहे थे और वो ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। ये देख के बमजिन ने धीरे से उसे उठा लिया। उसने कहा किसी को थामने के कई तरीके होते हैं और फिर उसे अपने कंधे पर उठा लिया। वह हल्का सा हंसी, बोली ये गले लगाना नहीं है, तुम तो मुझे आलू की बोरी की तरह उठा रहे हो। बमजिन मुस्कुराया और उसे धीरे से टेबल पर बैठा दिया। वह उत्सुकता से पूछने लगी कि उसे कैसे पता चला कि वह यहाँ है, क्या उसे पता था कि वह सियांगुन के साथ थी। बमजिन ने बताया कि सामू ने उसे बताया था और उसने सियांगुन की कार भी देख ली थी। इमारत से आती आवाजों ने उसे अंदर भागने का पूरा कारण दे दिया था। उसने माना कि थोड़ी झड़प हुई थी, फिर पूछा कि उसने थोड़ा इंतजार क्यों नहीं किया कि वह खुद बाहर आ जाती। बमजिन ने कहा कि अब वह इंतजार नहीं करने वाला था। उसके नजर में जो हुआ वो कोई साधारण बहस नहीं थी, सब कुछ उसकी वजह से हो रहा था। लेकिन जुनियांग ने असहमति जताई। नहीं, ये सब सियांगुन की वजह से हुआ। उसने कहा अब आखिरकार सब सामने आ गया है। फिर उसने मजाक में पूछा क्या तुमने इत्र लगाया है, इसकी खुशबू तो बहुत अच्छी है। जब उसने धीरे से उसका चेहरा छूने के लिए हाथ बढ़ाया तो बमजिन ने कहा कि वह अब भी उसके शरीर का कांपना महसूस कर सकता है। वह मुस्कुराई और छेड़ते हुए बोली किस बात का इंतजार कर रहे हो, गले नहीं लगाओगे। उसने उसे अपनी बाहों में भर लिया, मगर उसके मन में गुस्सा था। सियांगुन ने आखिर उसके साथ क्या किया था। जुनियांग ने स्वीकार किया कि वह लगातार बमजिन के बारे में सोचती रही थी और अब जब वह उसके साथ थी सब कुछ फिर से सही लगने लगा था। बमजिन ने पूछा कि वह सियांगुन के बारे में क्या करने वाली है। उसने कोई सीधा जवाब नहीं दिया, बस इतना कहा कि उसने आज ही सब खत्म कर दिया है। वह जल्दी में था, लेकिन वह खुद अब इसे खत्म करने के लिए तैयार थी। बमजिन ने सियांगुन का चेहरा सिर्फ एक पल को देखा था, पर वही नजारा उसे असहज कर गया था। जब उसने जुनियांग की कलाई देखी तो उस पर लाल निशान थे। उसने धीरे से पूछा क्या ये सियांगुन ने किया। जुनियांग ने टालते हुए कहा मेरी त्वचा जल्दी सूख जाती है। बमजिन ने कहा क्या तुम अब भी उसे बचाने की कोशिश कर रही हो। उसने पलटकर पूछा और तुम क्या करने वाले हो, उसे जला दोगे। तुम पहले ही जेल जा चुके हो, क्या वो काफी नहीं। वह बोली ऐसा मत दिखाओ जैसे तुम्हें कुछ पता नहीं, अगर मुझे मदद चाहिए होगी तो मैं खुद कह दूंगी, अभी बस मैं घर जाना चाहती हूँ। बमजिन ने कहा कि वे साथ चलेंगे, लेकिन उसने बताया कि वह सामू के साथ लौटने वाली थी। वह बस अपना बैग पैक कर रही थी। बमजिन ने जिद की कि वह उसके
आपके साथ ही जाए। सामू खुद चला जाएगा, मैं आज तुम्हें वापस ले चलूंगा। जुनियांग ने हिचक कर कहा कि उसे बसाउसन तक छोड़ने की जरूरत नहीं है, ट्रेन से जाना ज्यादा आरामदायक होगा। उसने हामी भर दी। ठीक है, तो हम साथ ट्रेन से चलते हैं। उसने कहा कि बसाउसन लौटने के बाद वह उसके घर में रहे, क्योंकि वह उसके दफ्तर के पास है। वह हल्के से मुस्कुराई, बोली, क्या हम सच में साथ रहने वाले हैं? अभी तो मैंने सिर्फ डेट करने की हाँ की थी, ये थोड़ा जल्दी नहीं है? बमजिन ने कहा कि यही सबसे सुरक्षित तरीका है ताकि वह उसकी रक्षा कर सके। मनीमन जुनियांग भी इससे सहमत थी। उसने रहने की हाँ कर दी, लेकिन चेतावनी दी, बेड शेयर करने की उम्मीद मत रखना। बमजिन ने मुस्कुराकर कहा, सच में? इससे जुनियांग हकी रह गई। उसने पूछा, क्या अब तुम मुझसे दूर हो रही हो, जबकि तुम ही ने मुझे अपने करीब लाया था? वह बोली, मुझे लगा था कि तुम्हें इन बातों में दिलचस्पी नहीं है। तभी बमजिन ने उसकी कमर में हाथ डालते हुए फुसफुसाया, जिसने भी तुम्हें ऐसा बताया वो गलत था। उसके बालों की गीली लटों ने उसके अंदर की आग भड़का दी और उसने कहा, अगर मैं तुम्हें छू नहीं पाया तो बात और बिगड़ जाएगी। जुनियांग जानती थी कि उसका शरीर हमेशा दूसरों से ज्यादा गर्म होता है, पर इस बार तो वह जलाने जैसा लग रहा था। उसने उसे धकेल दिया। अचानक इतने करीब क्यों आ रहे हो? बमजिन मुस्कुराया, ये उसी लड़के के मुंह से आ रहा है जिसने मुझे पहले किस किया था। और इससे पहले कि वह कुछ कहती, उसने उससे फिर चूम लिया। उससे माफी मांगते हुए कहा कि उसे उस दिन अकेला छोड़ जाना उसकी गलती थी। इसने उसे एक ऐसे पल में लौटा दिया जिसे वह भूलना चाहती थी। एक अंधेरे घर में अकेले जागने की याद। वह दर्द अब भी ताजा था और उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने सोचा, मैंने इसी पल की तो हमेशा चाह की थी। बमजिन ने कहा कि वह अब पछतावे में नहीं जिएगा, अब वह इसे अपना सब कुछ देगा। वह बोली, देना ही पड़ेगा, तुम बहुत बुरी आदमी हो। और वे फिर एक दूसरे में खो गए। कुछ देर बाद बमजिन ने पूछा, बेडरूम कहाँ है? उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। बमजिन ने कहा कि वह उसके साथ रहना चाहता है और उसने भी स्वीकार किया कि वह भी ऐसा ही महसूस कर रही थी। उस रात उन्होंने एक मीठी आत्मीय रात बिताई। अगली सुबह बमजिन डम्पलिंग बना रहा था। उसकी उठाने गया। उसने कहा कि वह उठ नहीं पा रही। उसने कहा कि अगर मैं अतीत में लौट सकती तो 18 साल की अपनी मासूम सी उम्र के खुद से कुछ पूछती। बमजिन हंसा, वो मासूम, मेरी याद में तो वो कुछ और ही थी। उसने कंबल हटाया और कहा, तुमने कहा था भूख लगी है तो मैंने रेमन बनाया है। उसने मुस्कुराकर कहा, पहले कपने दे दो। बाद में उसने खुशी से रेमन खाया। हंसते हुए बोली, अजीब है, बिना अंडे के भी स्वाद उतना ही अच्छा है। फिर उसने देखा कि समय हो चुका है, 11 बज गए हैं। उसने कहा कि आज जाना संभव नहीं, शायद कल ट्रेन से जाऊंगी। बमजिन ने कहा, ठीक है, मैं भी वैसे घर जाने वाला था। उसने याद दिलाया कि उसने वादा किया था साथ चलने का। तो बमजिन ने कहा कि पहले अपना घर देख लेता हूँ, फिर साथ चलेंगे। बर्तन धोते हुए बमजिन ने पूछा, जैंग मानसू का केस क्या हुआ? वो बोली कि मानसू ने गवाही पूरी कर दी है। उसने कहा कि किसी ने उसे धक्का दिया था जिससे वो गिर गया, और ये तो बस शुरुआत है। उसे लगता था कि मामला अब खतरनाक हो गया है। कभी कभी सच बोलना मुश्किल हो जाता है, जैसे भविष्य की झलक मिल रही हो। अब जब ये केस आपराधिक रूप ले चुका था तो उसके पास कुछ करने की गुंजाइश नहीं थी। उसने उसे गले लगाया, जल्दी काम खत्म करके लौट आऊंगी। बमजिन ने कहा कि हर बार जब तुम बिना सोचे उसे गले लगाती हो तो मुझे सुख और पीड़ा दोनों महसूस होते हैं। माँ बोली, कभी कभी थोड़ी पीड़ा जरूरी है। और उसने उसे फिर बाहों में भर लिया। अगले दृश्य में बास के मजदूर बातें कर रहे थे। क्या वाकई किसी ने मानसू को धक्का दिया था? एक बूढ़े ने पूछा कि उन्होंने ये कहाँ सुना? तो किसी ने कहा कि मानसू ने खुद बताया और पुलिस जांच कर रही है। बूढ़े ने पूछा, किसी ने देखा भी था? पर कोई जवाब नहीं मिला। उधर अपने ऑफिस में जुनियांग सोच रही थी कि अगर ये वाकई आपराधिक मामला बन गया है तो अब इसके हाथ में कुछ नहीं। फिर भी जब तक मामला शांत नहीं होता उसे बसाउसन आना जाना पड़ेगा। और ये सोचकर उसे थकान महसूस हुई, खासकर जब उसने बमजिन के साथ रिश्ता शुरू ही किया था। वह नहीं चाहती थी कि सब इतनी जल्दी खत्म हो जाए। उसने ठान लिया कि अब तुम उसे खुद जाकर देखना होगा। बाद में वह सामू के साथ थी और पूछ रही थी कि क्या जेपी फाइनेंशियल को पहले से पता था कि किसी ने मानसू को धक्का दिया और वे पहले से जांच कर रहे थे। उसे फाइलों की जानकारी चाहिए थी। सामू ने कहा कि ये अंदरूनी सूचना है और वह कुछ नहीं बता सकता। उसने शक जताया कि शायद कंपनी को छुपा रही है, लेकिन सामू ने साफ कहा कि वह अब कुछ नहीं बोलेगा। जुनियांग ने कहा कि उसके पास और भी मामले हैं और अब उसे आगे के काम पर ध्यान देना है। वह अन्य पीड़ितों से भी जानकारी जुटाने की कोशिश कर रही थी। उसे पता था कि इसमें वक्त लगेगा। उसने सोचा कि शायद कोई और ये काम कर दे, क्योंकि वह खुद इस तरह के मामलों में ज्यादा सावधान नहीं रहती। लेकिन जब उसने मजदूरों से बात की तो उसकी जानकारी देखकर सामू भी दंग रह गया। बाद में सामू ने बमजिन से बात की। मुझे लगता है उसकी मदद करना सही फैसला है। वह सिर्फ बात करने वाली नहीं, कुछ करने वाली औरत है, अलग है बाकी से। चाहे में दूरी रखने की कोशिश करो, मुश्किल है। बमजिन जानता था कि उसका दिमाग किस तरह जलता है। उसने कहा, जो ठीक लगे करो, बस सावधान रहना, मैं जल्दी आता हूँ। कॉल खत्म करने से पहले सामू ने कहा कि 2 दिन से एक कार उनका पीछा कर रही है। बमजिन ने तुरंत नंबर पूछा। उसे लगा शायद सियांगुन की होगी, पर नहीं थी। सामू ने पूछा कि हटा दें उसे? बमजिन ने कहा, नहीं, सीधे मत उलझो, बस पता करो कि वह कौन है। बाद में बमजिन अपने अपार्टमेंट में सोफा हिला रहा था। उसने उसे उस जगह रखा जहाँ से रात का नजारा सुंदर दिखता था। वह यह अपार्टमेंट जुनियांग की सुरक्षा के लिए चुना था, बड़ा, कई कमरों वाला। वह सोच रहा था कि शायद ज्यादातर कमरे सामान से भर दे ताकि वे उपयोग में न आए। सच तो यह था कि अब जुनियांग उसके साथ रहने वाली थी। ये सोचकर उसके भीतर बेचैनी और चाह बढ़ गई। वह उसे अपनी बाहों में लेना चाहता था। बस एक झलक देखने की इच्छा में वह उठ ही रहा था कि तभी डोरबेल बजी। बाहर एक आदमी ने बताया कि चेयरमैन यानी बमजिन के चाचा आए हैं। बमजिन ने कहा, कहो कि मैं घर पर नहीं हूँ। उस व्यक्ति ने बताया कि चेयरमैन सब सुन चुके हैं। कुछ ही पलों में चेयरमैन अंदर आ गए। मुस्कुराते हुए बोले, कहते हो घर पर नहीं हो और यहाँ बैठे हो? बमजिन ने झुंझलाते हुए पूछा, आप यहाँ क्यों आए हैं? उसने अपने चाचा के बॉडीगार्ड पर गुस्सा किया। क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? मैंने कहा था सूर्यास्त के बाद इन्हें घर से बाहर मत निकलने देना। लेकिन बूढ़े आदमी ने हंसकर कहा, कौन मुझे नुकसान पहुँचाएगा? अब तो मैं दांतों के बिना बाघ जैसा हूँ।
बामजिन ने जवाब दिया कि चाहे बाघ के दांत निकल जाएं फिर भी वो बाघ ही रहता है और मरने के बाद भी अपने निशान छोड़ जाता है। बूढ़े आदमी ने सहज भाव से शराब मंगाने को कहा, लेकिन बामजिन ने डॉक्टर की चेतावनी याद दिलाई कि उन्हें शराब से दूर रहना चाहिए। चाचा ने कहा कि डॉक्टर ने ये तो नहीं कहा कि एक गिलास भी नहीं पी सकते। दरवाजे के पास खड़े होकर बामजिन ने पूछा कि क्या उनका ये आना उस निर्माण कंपनी से जुड़ा हुआ है। बूढ़े ने बात को टालते हुए कहा कि बामजिन अब बहुत बदल गया है। 3 महीने पहले वो तो खाली बोतलों की दीवार जैसा लग रहा था। फिर उन्होंने पूछा कि क्या बामजिन अब जुनियांग के साथ रहने की सोच रहा है। उसके चेहरे से ही उत्तर पड़ते हुए उन्होंने कहा कि वो उस नाम को अब भी याद करते हैं, जैसे वो नशे में या कोमा में पड़े रहते हुए भी बार बार बड़बड़ाता था। जब बामजिन ने पूछा कि क्या उन्हें जुनियांग के बारे में पता है तो चाचा ने कहा, बिल्कुल, नहीं तो मैं उसका जिक्र क्यों करता। उन्होंने बताया कि वो लंबे समय से जानते थे कि वो कहाँ और कैसे रह रही है। उसे ढूंढना मुश्किल नहीं था, आखिर वो होंग फाउंडेशन की छात्रा थी। बामजिन ने कभी पूछने की जहमत नहीं उठाई, इसलिए उन्होंने अब तक चुप्पी साध रखी थी। बामजिन के भीतर एक गहरी पीड़ा उठी। वो सोचने लगा कि अब तक उसके बिना कैसे जिया। चाचा ने कहा कि उसे एक बार मिल तो लो, पर बामजिन ने इनकार कर दिया। वो अपनी जिंदगी और उलझाना नहीं चाहता था। तब चाचा ने बताया कि उन्होंने उन्हें पहले भी साथ देखा था। उस समय उन्हें पता चल गया था कि वो होंग फाउंडेशन से जुड़ी हुई है। बामजिन ने कहा कि ये जुनियांग की पसंद नहीं थी। मिस होंग का बेटा लंबे समय से उससे प्रभावित था। उसे शक था कि स्यांगुन की मां अब जुनियांग पर नजर रख रही है, क्योंकि उसका संबंध उससे है। चाचा ने चेताया कि वो औरत शायद अब बामजिन की पृष्ठभूमि की भी जांच करवाएगी। बामजिन को यकीन था कि वे अपने मकसद पूरे होने तक नहीं रुकेंगे। वे शेयर खरीद रहे हैं और स्यांगुन को किसी बड़ी पदवी पर बिठाने की योजना बना रहे हैं। चाचा ने कहा कि उन्हें अपने काम पर ध्यान देना चाहिए, पर उन्होंने ये भी स्वीकार किया कि उन्हें डर है कहीं जुनियांग कुछ खतरनाक बात का पता न लगा ले। उन्होंने सोचा कि क्या वो सब खत्म होने के बाद भी वहां काम करती रहेगी। बामजिन ने कहा कि ये पूरी तरह उसी पर निर्भर करेगा। जाते जाते चाचा मुस्कुराकर बोले, लगता है तुम पहले ही उसकी जादू में फंस गए हो। बामजिन ने कार की चाबियां उठाईं। बॉडीगार्ड ने पूछा कि वो कहाँ जा रहे हैं। उसने कहा कि चेयरमैन का ख्याल रखना और ध्यान रहे उन्हें अंधेरा होने के बाद घर से बाहर ना निकलने देना। चाचा मुस्कुराए और बामजिन चला गया। उधर कहीं और जुनियांग अचानक जागी। उसे समझ नहीं आया कि जो कुछ हुआ वो सपना था या हकीकत। उसे लगा जैसे बामजिन अब भी उसके पास ही है। उसने खुद को समझाने की कोशिश की कि ये बस सपना था, क्योंकि वो तो सियोल में था। लेकिन तभी उसने हवा में उसकी जानी पहचानी खुशबू महसूस की और उसका दिल कांप उठा। ये सपना नहीं था। पिछली रात की सारी यादें लौट आईं। वो सचमुच आया था। उसने उससे पूछा था कि वो यहाँ क्यों आया, और उसने जवाब दिया था कि बस तुम्हें एक पल के लिए देखना चाहता था। उसने धीरे से अपना चेहरा उसकी ओर मोड़ा ताकि वो उसे साफ देख सके। उसने सोचा था कि क्या वो उसके जागने तक रुकेगा, और उसने धुंधले अंदाज में हाँ कहा था। उसने वादा किया था कि वो आंखें नहीं खोलेगी ताकि वो उसे छोड़कर न जाए। जाते वक्त उसने कहा था, अपना ख्याल रखना, खाना मत छोड़ना, तुम अब भी एक बच्चे जैसी हो। उसने मुस्कुराकर कहा था, तुम ही तो हो जो मुझे ऐसे देखते हो, इसलिए तुम्हें खुश होना चाहिए। अब उसने उसे फोन किया। बामजिन ने पूछा, तुम जाग गई? उसने मजाक में कहा, इतना सफर किया और रुके भी नहीं पूरे 24 घंटे। पहले तो लगा सपना था। उसने बताया कि वो बस थोड़ी देर के लिए आया था, सुबह से मीटिंग में जाना था। जुनियांग को चिंता हुई कि उसने रात भर नींद नहीं ली। उसने कहा, मैं काम पर जा रही हूँ, तुम भी निकलो। लेकिन उसके भीतर गुस्सा उमड़ रहा था। उसने मुझे जगाया क्यों नहीं? आखिर उसे हो क्या गया है? तभी सामू उसके पास आया और पूछा, सब ठीक है, कुछ हुआ क्या? उसने कहा, कुछ नहीं। सामू ने याद दिलाया कि आज उन्हें तीसरे पीड़ित से मिलना था। वो गाड़ी लेकर आता है। जुनियांग के मन में बस एक ही बात थी, अब वो और इंतजार नहीं कर सकती। उसे तुरंत बामजिन के पास जाना है, उसे गले लगाना है, उसे चूमना है पूरे दिन। दूसरे दृश्य में बामजिन स्यांगुन की मां से मिला। वो हैरान थी कि बामजिन और उसका बेटा सहपाठी रहे हैं। बामजिन ने बताया कि वो स्कूल में बहुत थोड़े समय के लिए था और ये बस संयोग था। वो एक दूसरे को ठीक से जानते भी नहीं थे। फिर उसने पूछा कि क्या वो जुनियांग को जानता है। बामजिन ने कहा हाँ, और जोड़ा कि क्या इससे हमारे काम पर असर पड़ेगा। उसने कहा कि ऐसा कुछ नहीं होगा, और उसने किसी से इस बारे में कुछ नहीं कहा। फिर बामजिन ने शेयर होल्डर मीटिंग का जिक्र किया। प्रोजेक्ट आधा पूरा हो चुका था। स्यांगुन की मां ने कहा कि मीटिंग शुक्रवार को है। बामजिन ने आश्वासन दिया कि सब जल्दी पूरा हो जाएगा। जाते जाते उसने कहा, मीटिंग के बाद प्लीज जुनियांग पर नजर रखना बंद करें। ये बहुत असहज है। अपने बेटे पर ध्यान दे, सिर्फ इसलिए कि वो एग्जीक्यूटिव बन गया है सब कुछ सुलझा नहीं। तभी स्यांगुन अंदर आया। उसकी मां ने कहा, बाहर जाओ, हम एक जरूरी बात कर रहे हैं। बामजिन बोला, मैं तो वैसे भी निकल रहा था। स्यांगुन बोला, इतना ठंडा व्यवहार क्यों, बिना अलविदा कहे जा रहे हो? उसने जोर दिया कि बामजिन रुके, क्योंकि वो अब उनके काम में शामिल था। उसकी मां ने समझाया कि बामजिन तो बस पेंटिंग खरीदने आया था। स्यांगुन ने बताया कि उसने जंगसारा से मीटिंग तय की है। उसे औपचारिकता पसंद नहीं, और इस पर अगले हफ्ते एक लेख प्रकाशित होगा। वो परसों एक गॉल्फ मीटिंग में भी जाने वाला था ताकि नए संबंध बना सके। उसकी मां ने उसे समझदार कहा। स्यांगुन ने कहा, मुझे अब समझ आ गया है कि मैं कौन हूं और क्या कर सकता हूं। मैं बेकार नहीं बैठ सकता, कुछ सार्थक करना है। फिर उसने अपनी मां की योजना का जिक्र किया कि वो जेक फाइनेंशियल्स के साथ मिलकर शेयर खरीदने वाले हैं। बाहर निकलते हुए बामजिन से स्यांगुन ने कहा, ऑफिस में जो अलविदा कहा था वही काफी था ना? फिर बोला, तुम कितना कमा रहे हो इस काम से? लगता नहीं मामूली रकम है। क्या तुम अमीरों के लिए पैसा साफ करने का काम कर रहे हो, या बस एक सस्ती पदवी के लिए काम कर रहे हो? बामजिन ने शांत स्वर में कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि कोई इतनी महंगी रकम देकर इतनी सस्ती उपाधि खरीदेगा। मैं तो बस अपना फर्ज निभा रहा था।
ये सुनकर स्यांगुन ने उसका कॉलर पकड़ लिया, लेकिन बामजिन ने उसे आसानी से पछाड़ दिया, जमीन पर गिरा दिया और ठंडे स्वर में कहा, दुआ करो तुम्हारी रस्सी ज्यादा लंबी हो और याद रखना जुनियांग को हाथ लगाने की कोशिश मत करना। जाते जाते बामजिन के मन में चिंता उठी। मामला अब उलझने लगा था। अगर स्यांगुन पूरी तरह शामिल हो गया तो चीजें और कठिन हो जाएंगी। उसकी निजी दुश्मनी इस सब को एक नया मोड़ दे सकती थी। उसने जुनियांग के बारे में सोचा, जो कुछ घंटे पहले ही उसकी बाहों में थी। उसने उसे कॉल किया पर उसका फोन बंद था। उसने सामू को फोन किया, तुम कहाँ हो, जुनियांग कहाँ है? सामू ने कहा कि वो साइट पर है, जांच कर रहा है। बामजिन ने पूछा, वो तुम्हारे साथ नहीं है? सामू ने बताया कि जुनियांग ने उसे कुछ काम दिया था और वो पीड़ितों के बारे में जानकारी जुटा रहा था। जुनियांग उस समय सामजन कंस्ट्रक्शन के एक पीड़ित से मिलने जा रही थी, वही जिसे मुआवजा पहले ही मिल चुका था। नाम था चो योंगक्यू। बामजिन ने पूछा कि क्या कोई नई जानकारी मिली। सामू ने बताया कि वहाँ एक संदिग्ध व्यक्ति है। ये सुनकर बामजिन हैरान रह गया। उसे गुस्सा आया कि सामू ने ये जानते हुए भी जुनियांग को अकेला छोड़ दिया। सामू ने कहा कि जुनियांग जल्दी सब निपटाना चाहती थी ताकि सियोल लौट सके। बामजिन ने कहा, उसे ढूंढो तुरंत, वो मेरा कॉल नहीं उठा रही है। उधर जुनियांग उस आदमी से बात कर रही थी जिससे मिलने आई थी। उसने कहा कि वो मुआवजे की जांच करेगी ताकि वो किसी बड़े मुकदमे में ना फंसे, खासकर अपनी बेटी के लिए। आदमी ने कहा कि आप जाएं। जुनियांग को लगा कि वो जानबूझकर आंखें मूंद रहा है क्योंकि उससे मुआवजा मिल चुका है। मुख्य संदिग्ध था जो यूनबेक, एक बूढ़ा मजदूर जो हर एक्सीडेंट स्थल पर मौजूद रहा था। जांच में पता चला कि सभी पीड़ित गहरे कर्ज में डूबे हुए थे और अपने परिवार, खासकर बेटियों का सहारा बनना चाहते थे। बूढ़ा आदमी भी पहले कर्ज में था, लेकिन बाद में सब चुका दिया। अब वो तलाकशुदा था, अकेला रहता था, उसकी बेटी की मौत हो चुकी थी। जुनियांग सोच रही थी, उसने आखिर उन मजदूरों को धक्का क्यों दिया? पर वो जानती थी किसी के दिल में क्या है ये कोई नहीं जान सकता। रिपोर्टों से पता चला कि उसने मजदूरों के साथ हमेशा अच्छा व्यवहार किया था। जुनियांग ने सोचा, क्या वो उनमें अपने जवान रूप को देखता था? क्या वो मुआवजे की रकम से उनके कर्ज चुकाने में मदद करता था? ये विचार उसे बहुत अजीब लगा। जांग मानसू चौथी मंजिल से गिरने के बावजूद जिंदा बच गया था। ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। उसी समय जुनियांग ने अपना फोन देखा। सामू के 13 मिस्ड कॉल और बैमजिन के 4। उसने सोचा कि सामू इतना बेचैन क्यों था, और तभी समझे कि बैमजिन शायद रास्ते में है। उसने उसे कॉल किया। बैमजिन ने तुरंत पूछा, तुम कहाँ हो? उसने कहा, कृपया मत कहना कि तुम हाईवे पर हो। क्या तुम सच में यहाँ आ रहे हो? वो बोला, तुम मुझसे मिलना नहीं चाहती क्या? उसने कहा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन कौन एक ही दिन में 2 बार बुसान जाएगा? बैमजिन ने मुस्कुराकर कहा, कम से कम शुक्रगुजार तो रहो कि मैं तुम्हारे देश में ही हूँ। जुनियांग ने कहा, अब वहां तुम्हारे लिए कोच नहीं है, अपनी ऊर्जा बर्बाद मत करो। मैं आज बहुत लोगों से मिलने वाली हूँ, इसलिए फोन म्यूट करने जा रही हूँ। उसने सोचा कि अगर वो सच में आ रहा है तो कब तक रहेगा? बैमजिन ने कहा, मुझे परेशान मत करो। अगर अच्छा नहीं लग रहा है तो साफ साफ कह दो कि मैं सियोल लौट जाऊं। वो बोली, नहीं, ऐसी बात नहीं है। बैमजिन ने गंभीरता से कहा, कोई खतरनाक काम अकेले मत करना, और फोन काट दिया। वो उलझन में थी। खतरनाक? मैं ऐसा क्या करूंगी? कुछ देर बाद वो ऑफिस में थी। मैनेजर जाने से पहले बोला, तुम यहीं रुकने वाली हो, ध्यान रखना। जुनियांग सोच रही थी, बूढ़ा आदमी सबसे बड़ा संदिग्ध है। हर हादसे की जगह पर उसकी मौजूदगी अपने आप में सबूत थी, लेकिन बिना ठोस प्रमाण के वो कुछ नहीं कर सकती थी। उसे चाहिए था कि वो खुद कबूल करे, बाकी काम पुलिस कर लेगी। उसका हिस्सा तो बस जांच में मदद करना था। उसने तय किया कि वो जल्द ही सियोल लौट जाएगी। वो खिड़की के पास खड़ी थी जब उसने बाहर एक रोशनी देखी। उसे लगा शायद भ्रम है, क्योंकि रात का कोई काम तय नहीं था। फिर सोचा, कोई वहां है क्या? वो रोशनी ठीक उसी जगह से आ रही थी जहां मानसू गिरा था। अजीब बात यह थी कि वो सीधी उसकी ओर चमक रही थी। उसे लगा कि उसे जाकर देखना चाहिए। उसे बैमजिन की चेतावनी याद आई, खतरनाक काम अकेले मत करना। लेकिन वो खुद को रोक नहीं पाई, अगर कोई सबूत मिल गया तो, उसने सोचा। अचानक रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी। सामने वो ही बूढ़ा आदमी खड़ा था। उसने पूछा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वो बोला, कुछ भूल गया था, लेने आया हूँ। उसने कहा, इतनी जरूरी चीज थी कि सुबह तक इंतजार नहीं कर सकते थे। वो पलट कर बोला, और तुम इस वक्त अकेले क्या कर रही हो? जुनियांग चौंक गई, आपको कैसे पता कि मैं अकेले हूँ? बूढ़ा बोला, तुम्हें तो मेरी बहुत दिलचस्पी लगती है। सुना है तुम मेरे पुराने रिकॉर्ड खंगाल रही हो। वो चौंक गई, किसी ने बात लीक कर दी? उसने पूछा, आपने मानसू, चैंगमू और बाकी सबके साथ ऐसा क्यों किया? वो बोला, तुम क्या कह रही हो, समझ नहीं आया? जुनियांग बोली, अगर ये बदले की बात होती तो समझ आता, लेकिन ये पैसे का मामला भी नहीं है, क्योंकि आप उन सबके करीब थे। जब मानसू गिरा तब आपको कैसा लगा? अब उसे यकीन हो गया कि वही अपराधी है, और उसे पता है कि वो उस पर शक कर रही है। जुनियांग ने सोचा, उसने जानबूझकर उसे यहाँ बुलाया, परिणाम की परवाह किए बिना। उसे मौका दिखा। उसने चुपके से बैमजिन को कॉल कर दिया, जो सब सुन रहा था। उसने ऊंची आवाज में कहा, अगर वो हादसा ना होता तो जांग मानसू अपने कर्ज चुका पाता और उसका परिवार एक दूसरे का सहारा बन सकता था, लेकिन वो गिरा और आपने उसे धक्का दिया। बैमजिन समझ गया कि वे दोनों एक ही जगह पर है जहां मानसू गिरा था। जुनियांग बोली, वो पूरी तरह ठीक नहीं हो पाएगा और उसका परिवार, उसकी पत्नी, उसकी बेटी अब इस बोझ को उठाएंगे। क्या यही चाहते थे, एक टूटता हुआ परिवार?
क्योंकि आप खुद अपनी बेटी और पत्नी को खो चुके हैं, इसलिए उन्हें अपने जैसा देख रहे हैं। बूढ़ा अचानक झल्लाकर उसकी कॉलर पकड़ लेता है। चुप रहो, तुम्हें क्या पता क्या क्या होता है। बातें करना आसान है जब कुछ खोया ना हो। हर इंसान के अपने कारण होते हैं। वे अपने परिवार के लिए जान तोड़ मेहनत करते हैं, लेकिन दुनिया उन्हें जीने नहीं देती। कभी भरोसे से धोखा, कभी बीमारी, कभी गरीबी। वे निराशा में डूब जाते हैं और कोई उनकी मदद नहीं करता। ऐसे लोगों की मदद करने में बुराई क्या है? जुनियांग बोई, मदद? बकवास बंद करो। जांग मानजू ने जुए में कर्ज लिया था, अपनी कब्र खुद खोदी थी। तुम उन्हें ऐसे हालत में ढकेल रहे थे। कौन गारंटी देता है कि वो सिर्फ घायल होंगे? मरेंगे नहीं, सब मर गए और उसकी वजह तुम हो। वो बोला, उदाहरण के लिए चंगमू को देखो, जब कोई मदद नहीं कर रहा था तो मैंने की। मानसू बदकिस्मत था, अगर तुम बीच में ना आती तो कुछ नहीं होता। तुमने उस बेवकूफ मानसू को उकसाया जो पहले चुप रहना चाहता था। सब तुम्हारी गलती है। अगर तुमने ये जांच शुरू ना की होती तो ये सब नहीं होता। वो आगे बोला, अगर मैं तुम्हें चुप कर दूं तो मानसू भी चुप रहेगा। आखिरकार ये सब उनके भले के लिए ही तो है। जुनियांग ने कहा, बस करो, मुझे धक्का दोगे तो अपने उसूलों के खिलाफ जाओगे। क्या सोचते हो सिर्फ मैं जानती हूँ? बैमजिन को भी सब पता है। वो बोला, मुझे नहीं पता बैमजिन कौन है, बाद में देख लूंगा। उसी समय उसने उसका कॉलर छोड़ा, तभी बैमजिन वहां पहुंचा और उसे जोर से मुक्का मारा। जुनियांग बाल बाल गिरने से बची। बूढ़ा आदमी जमीन पर बेहोश पड़ा था। बैमजिन का चेहरा गुस्से से तंतमाया हुआ था। उसने सामू से कहा, पुलिस बुलाओ। सामू बोला, मैं पहले ही बुला चुका हूं, वे रास्ते में हैं। बैमजिन ने जुनियांग को कस कर गले लगाया। मैंने कहा था ना, खतरनाक काम अकेले मत करना। उसने माफी मांगी। अगला दृश्य पुलिस स्टेशन में। उसके फोन की रिकॉर्डिंग अब सबूत बन चुकी थी। अधिकारी ने कहा, ऐसा दोबारा मत करना, अगली बार तुरंत हमें सूचित करना चाहिए था। अगर तुम्हारा बॉयफ्रेंड समय पर नहीं पहुंचता तो क्या होता? वो बोली, मैं कबूल करवाने की कोशिश नहीं कर रही थी, कॉल तो बस यूं ही लग गई थी। अधिकारी बोला, जो रिकॉर्डिंग सुनेगा वही सोचेगा कि तुमने जानबूझकर उसे उकसाया। जुनियांग बोली, ऐसी ही मेरी आदत है, पहली मुलाकात में भी हमने बहस की थी। पुलिस स्टेशन के बाहर बैमजिन ने सामू से कहा, घर जाओ, आराम करो। जुनियांग ने देखा, बैमजिन चुप था। वो बोली, लगता है पुलिस स्टेशन से मेरा कोई गहरा रिश्ता बन गया है, बार बार आना पड़ता है। फिर हंसकर बोली, तुम भी थक गए होगे, चलो घर चले और आराम करें। बैमजिन ने कुछ नहीं कहा, बस बोला, गाड़ी में बैठो। वो सोचने लगी, शायद वो मुझसे नाराज है। फिर उसे एहसास हुआ कि वे दादी के घर नहीं, होटल की ओर जा रहे हैं। ओह, वो सोचने लगी, वो थका नहीं है, बस बहुत गुस्से में है। कमरे में दोनों के बीच भारी खामोशी थी। आखिरकार बैमजिन बोला, अगर तुम्हें पता था कि मैं पास ही हूं तो इंतजार क्यों नहीं किया? अकेले वहां क्यों गई? वो बोली, मैं डर रही थी कि कहीं कुछ हो ना जाए। वो गुस्से से बोला, तुमने कहा था उसने तुम्हें खींच लिया, क्या सोचती हो वो सिर्फ बातों से तुम्हें खींच सकता था? जुनियांग ने माना, मैं लापरवाह थी, शायद हद से ज्यादा बढ़ गई। बैमजिन बोला, तुमने सुना उसने क्या कहा? अगर मैं थोड़ी देर करता तो क्या होता तुम्हारे साथ? वो बोली, तो मैं और क्या करती, मैं बस जल्दी से मामला सुलझाना चाहती थी। बैमजिन ने पूछा, तुम्हें पता भी है इसका तुम्हें कितना नुकसान हुआ है? वो बोली, जो प्रोजेक्ट मैं संभाल रही थी अब वो मेरे बॉस ने अपने नाम कर लिया है, पता नहीं कितने दिन और यहाँ रुकना पड़ेगा। और तुम कब से लौटोगे? वो बोली, मैंने बस एक दाव खेला था। बैमजिन ने कहा, क्या तुम्हारी जान इतनी सस्ती है? वो बोली, शायद मैंने इसे हल्के में लिया। बूढ़े के दोषी होने का कोई सबूत नहीं था, सिर्फ उसका इकरार ही उसे फंसा सकता था, और उसे बोलने में 2-3 महीने लग जाते। अगर तुम मुझे पहले नहीं जानते थे तो अब याद रखना, ऐसे हालातों में मैं जोखिम उठाती हूँ। धीरे धीरे चलती रहूंगी तो एक दिन नीचे गिर जाऊंगी बिना जाने, इसलिए मुझे कुछ करना ही था, बस खड़े रहकर हादसे नहीं देख सकती थी। बैमजिन ने पूछा, तुम काम को इतनी गंभीरता से क्यों लेती हो? वो बोली, तुम्हें क्या लगता है मैं मजे के लिए करती हूँ? अब उसका स्वर थोड़ा नर्म हुआ। जुनियांग अचानक उसकी गोद में बैठ गई। वो बोला, मैं अभी तक शांत नहीं हुआ हूँ। तुम्हें रेलिंग से गिरते देखना, वो पल तो मेरी सांस रोक गया था।